द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 501 अनंत संकट। उनमें से कोई भी गहरी नींद में नहीं सो रहा था, सिवाय लोर्ड्स के जो विघटन बुलबुले के नीचे था, जिसे कैरा ने सोते समय उनके ऊपर खड़ा कर दिया था। पहले तो काल ने सोचा कि इस तरह से पूरी रात अटैक स्पेल को सक्रिय रखने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होगी, लेकिन शून्य बेजे ने इसका इस्तेमाल ट्रिपवायर की तरह किया। इसमें लगभग कोई ऊर्जा नहीं थी जब तक कि कुछ इसे छूकर उसे जगह नहीं देता, फिर वह उन पर हमला करती। अनंत बिजली सक्रिय होने के साथ ये बिल्कुल भी बोझ नहीं था और वह अपनी सामान्य रात की नींद को बाधित किए बिना इसे सक्रिय रख सकती थी। तो उसने यही किया और इस तथ्य का पूरा फायदा उठाया कि उनके पास एक छोटा व्यक्ति था जिसे वह भरवां खिलौने की तरह गले लगा सकती थी। उनके आने के बाद पहले कुछ घंटों में राक्षस यहाँ होने से उतने ही भ्रमित लग रहे थे जितने काल उन्हें वहां देखकर थे। लेकिन एक बार जब उन्हें अपनी दिशा मिल गई तो वे फैलने लगे और आसपास के क्षेत्रों पर अपना दावा ठोकने लगे। उनके शिविर के खतरनाक रूप से नज़दीकी इलाकों पर किसी ने कब्जा नहीं किया था, लेकिन सुबह के समय 2 बार काल ने लड़ाई की आवाज़ें सुनी, जब उन्होंने या तो दूर के खेत पर हमला किया या उन स्थानीय लोगों ने उन पर हमला किया जिनके इलाके में वे घुस आए थे। यहाँ के किसान ज़्यादातर मिनोटॉर और उससे जुड़ी प्रजातियाँ थीं और वे इन जीवों को पसंद नहीं करते थे। रोशनी के बिना काल निश्चित नहीं हो सकता था, लेकिन थर्मल विशन के लिए यह अभी भी यति और ड्रैक्स जैसा दिखता था, जैसा कि राय ने उनका वर्णन किया था। पूरा समूह सुबह होते ही उठ गया, स्थिति को लेकर इतना घबराया हुआ था कि सो नहीं पाया। हम क्या करने जा रहे हैं? क्या हम नदी के किनारे सड़क की ओर जाएं और व्यापारियों के रूप में काम करना जारी रखें, या क्या हम यह मान लें कि अगर उन्हें राक्षस राष्ट्र में बेतरतीब राक्षस मिल रहे हैं तो सब कुछ गड़बड़ हो गया है? दाना ने अपने शब्दों पर जोर देने के लिए एक चम्मच दलिया के साथ इशारा करते हुए पूछा। टेसा ने आह भरी और सिर हिलाया। कुछ राक्षस निश्चित रूप से बच जाएंगे, जबकि अन्य क्षेत्रीय युद्धों में मारे जाएंगे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा समय तक इधर उधर घूमना कोई खास समझदारी भरा फैसला नहीं है। चाहे हम बाहर निकलने के लिए उत्तर की ओर जाएं या अपने लूप को पूरा करने के लिए पूर्व की ओर, मुझे लगता है कि हमें देरी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि सिर्फ यही क्षेत्र संकट में हो, लेकिन मुझे इसका कारण पता है। गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र में हमेशा बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ और कुछ निम्न स्तरीय कालकोठरी रही हैं। इसलिए कोई भी अन्य व्यक्ति वास्तव में इस क्षेत्र को शुरू में नहीं चाहता था, इसलिए इसे मनुष्यों के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन अब यहाँ एक स्थिर कालकोठरी है। एक स्थिर कालकोठरी का मतलब अस्थिर विसंगतियाँ भी होना चाहिए जो क्षेत्र पर राक्षसों को फेंक देती हैं। घर पर ऐसा ही होता है। काल ने भौहें सिकोड़ी। तो इसका मतलब है कि कालकोठरी के आसपास के क्षेत्र में कभी न खत्म होने वाली मुसीबतें होने की संभावना है जो बस दिखाई दे रही हैं। उसने पूछा। टेसा ने सिर हिलाया। हर दिन नहीं, लेकिन वे सभी प्रकार की ज्ञात स्थिर विसंगतियों के पास अधिक आम हैं। इसलिए ये संभावना है कि इस राष्ट्र में पहले की तुलना में अब अधिक विसंगतियां होंगी। मुझे सभी विवरण नहीं पता, ये ब्लू ड्रैगन्स और उनकी शोध टीमों की विशेषता है, लेकिन ये चच के भीतर एक रहस्य नहीं है कि एक नई विसंगति का मतलब अगले कुछ वर्षों में क्षेत्र में अधिक राक्षस दमन मिशन है। सेमिनरी अकादमी के पास एक है और राक्षस की उपस्थिति इतनी विश्वसनीय है कि वे चर्च गार्ड को प्रशिक्षित करने के लिए इस क्षेत्र का उपयोग करते हैं। वह चालाक ड्रैगन, लोर्ड्स ने निहितार्थों को समझते हुए हौंफते हुए कहा। ओफेलिया सभी विकल्पों पर विचार करने के लिए एक पल ले रही थी, जबकि दाना के चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कुराहट बढ़ गई। मैंने अभी अभी कांस्य ड्रैगन की प्रकृति के बारे में एक मूल्यवान जानकारी सीखी है। वे कानून और नियमों के ड्रैगन पहलू की सेवा करते हैं, लेकिन कानून के प्रति उनका वास्तविक रवैया बहुत अधिक है। यदि कोई कानून सीधे तौर पर नहीं कहता है कि आप नहीं कर सकते, तो आप कर सकते हैं। कानून की भावना उनके संरक्षक को कानून के वास्तविक अक्षर से बहुत कम चिंतित करती है। बहुत से लोग समझौतों की भावना का पालन करने के लिए अपने रास्ते से हट जाते हैं ताकि वे कांस्य ड्रैगन को परेशान न करें और खुद पर दुर्भाग्य न लाएं। लेकिन अगर वे केवल एक स्पष्ट और वैध बचाव का रास्ता तलाशते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई आपत्ति होगी। लोर्ड्स ने सिर हिलाया। ये सही है। कांस्य ड्रैगन पादरी अनुबंधों के लिए अडिग हैं। यदि आप नैतिक निर्णय चाहते हैं तो गोल्ड ड्रैगन या वर्ल्ड ड्रैगन अनुयायियों में से किसी एक की तलाश करें। काल को संदेह होने लगा था कि वर्ल्ड ड्रैगन चर्च द्वारा बताए गए तरीके से कहीं ज़्यादा मनोरंजन से प्रेरित और कम नैतिकतावादी है, लेकिन वह पादरी के सामने ऐसा नहीं कहेगा, कम से कम तब तक नहीं जब तक उसके पास पक्का सबूत न हो। उसके दिमाग में जो आवाज़ आती थी जब भी सिस्टम के संबंध में कुछ अजीब होता था तो उस पर हंसती थी, वह संभवतः वर्ल्ड ड्रैगन ही थी, लेकिन ये साबित करना असंभव था। तो हम किस रास्ते से जा रहे हैं? हॉक के अनुसार सबसे आसान रास्ता कहाँ है? ओफेलिया ने पूछा। कोई रास्ता नहीं है। हम जहाँ भी जाएं हम लड़ेंगे ही। वे बस हमसे इसलिए बचते रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम एक सोता हुआ राक्षस समूह हैं और वे रात में लड़ना नहीं चाहते थे। अब जब सूरज उग रहा है तो उन्हें एहसास होगा कि हम गार्ड के साथ एक व्यापारी वैगन हैं।
एक बार ऐसा होने पर वे और अधिक आक्रामक हो जाएंगे, खासकर ड्रैक्स। मुझे नहीं पता कि इन रेत के रंग वाले लोगों के पास क्या कौशल है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि इससे निपटना मुश्किल नहीं होगा, काल ने समझाया। टेसा ने कंधे उचका दिए। कॉपर ड्रैक्स बहुत बुरे नहीं होने चाहिए। वे एक प्रकार के सैंड ड्रैगन हैं। वे संक्षारक सैंड क्लाउड अटैक का उपयोग करते हैं। समस्या तब होगी जब वे किसी अन्य राक्षस के साथ काम कर रहे हों। ड्रैक्स लोगों की अपेक्षा अधिक चतुर हैं। वे अपने दुश्मनों की कमजोरियों के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं और अपने सहयोगियों की ताकत को बढ़ा सकते हैं। वे अपने ड्रेकोनिक चचेरे भाइयों जितने शक्तिशाली नहीं हो सकते, लेकिन ड्रैक्स उच्च श्रेणी के जानवर हैं और यदि वे किसी बुद्धिमान राक्षस के साथ काम कर रहे हैं तो वे जटिल और घातक रणनीतियां बना सकते हैं। हॉक शक्ति स्तरों के बारे में क्या कहता है? हॉक ने जांच करने के लिए तत्काल क्षेत्र का एक और चक्कर लगाया और पाया कि यह ज्यादातर आरोही रैंक था, लेकिन उसकी स्कैनिंग रेंज में 2 कमांडर रैंक ड्रैक्स थे। ज्यादातर आरोही डंगोन के समान स्तर पर, इसलिए आज सुबह हमारे लिए यह बहुत बुरा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कभी भी बदल सकता है। अध्याय 502 सैंड ड्रैक्स। कारा ने अपने पंख फैलाए और वैगन के कवर के ऊपर आराम करने के लिए उड़ गई, जबकि टेसा ने जाल को पैक किया, इसे आगे की ओर घुमाया ताकि इसे अगली शाम जल्दी से खोला जा सके। सभी तैयार रहें। 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हम एक ड्रेक से मिलने जा रहे हैं जो रेत के रंग के यति जैसे जीवों के एक समूह का नेतृत्व कर रहा है। वे सभी आरोही रैंक के हैं, लेकिन उनमें से 1 दर्जन से अधिक हैं और मुझे उनकी शक्तियों का पता नहीं है, काल ने समझाया। उनके गार्ड ने अपनी स्थिति बदल ली, जिसमें लामिया वैगन के प्रत्येक तरफ नागा योद्धाओं के साथ शामिल हो गए, जबकि दाना काल के साथ बैठने के लिए सामने आ गई और ओफेलिया लोड्स को स्नैक्स के लिए परेशान करने के लिए वैगन के पीछे चली गई। उसकी आपूर्ति कम हो रही थी और नेचर क्लेरिक एक अविश्वसनीय ट्रेल मिक्स बना सकता था। आने वाला ड्रेक मुझे अनदेखा कर रहा है, इसलिए पूरा समूह तुम्हारे लिए आ रहा है, हॉक ने रिपोर्ट की। यह अच्छी बात है, स्काउटिंग करते रहो। मुझे लगता है कि कैरा को ड्रेक से निपटने में सक्षम होना चाहिए। कैरा को लगा कि यह एक बढ़िया विचार है। उसने ड्रेक को पहले भी देखा था, लेकिन कुछ समय से नहीं, और वह बहुत ज़्यादा उड़ान नहीं भर रही थी। अगर वह ड्रेक के साथ एक उड़ते हुए बेजे की लड़ाई कर सकती है, तो यह उसके पंखों को आकार में रखने और अपने स्थान पर आराम करने के दौरान उसके द्वारा प्राप्त अतिरिक्त किलो को जलाने का एक अच्छा तरीका होगा। एक बार जब उन्होंने समूह को देखा तो कमांडर रैंक ड्रेक ने अपने समूह का नेतृत्व किया, जिसे काल ने सैंडयति कहकर पुकारा था, एक पूर्ण सामने के हमले में। वे शायद अभी अभी यहाँ पहुंचे थे, लेकिन वे एक व्यापारी वैगन से निपटने की अनिवार्यता को समझते थे। वे काल को उनके पीछे भागने और उन्हें थोर का पीछा करने से रोकने के लिए फैल गए थे। हम इस बार सभी गोलेम और अंगरक्षकों को आगे भेजेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि ये सैंडयति क्या कर सकते हैं, इससे पहले कि हम उन लोगों का सामना करें जो हमारे स्तर के करीब हैं। अगर घटना गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र में हुई घटनाओं के समान है, तो ये लगभग सभी जीवों के अलग अलग शक्ति स्तरों के समान समूह होंगे, काल ने जोर दिया। यह अच्छा तर्क था, और जब उसने गाड़ी को रोका तो किसी ने भी इस पर बहस नहीं की और बुलाए गए गार्ड टीम की रक्षा के लिए फैल गए। अन्य लोग एक पल के लिए पीछे हट गए और सहायता की आवश्यकता वाले किसी भी स्थान पर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बॉडीगार्ड सभी रॉयल रैंक के थे, जो कि आरोही रेत यति के खिलाफ थे। सभी राक्षसों ने एक ही हमले से शुरुआत की, रेत का एक तेज गति वाला चाप जो काल को रैंक की याद दिलाता था, लेकिन मौलिक रूप में। लेमिया की जोड़ी ने जवाबी हमला किया, रैंक के साथ हमलों को बेअसर कर दिया क्योंकि फ्लेमिंग बॉडी उनके तराजू पर टिमटिमा रही थी। ड्रेक ने दहाड़ लगाए और हमला करने के लिए गहरी सांस ली, लेकिन कैरा पहले से ही गति में थी। काल को उम्मीद थी कि छोटा बेजर बहुत बड़े पैमाने के हमलावर से भिड़ जाएगा, लेकिन आखिरी सेकंड में वह बैरल रोल हो गई और ड्रेक के नीचे से गुजर गई, जो दर्द से चिल्ला रहा था। बुरी सांसों के लिए यही मिलता है, बेवकूफ। ओह, तुम्हें ये पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे लन पर मुक्का मारूंगा। काल को हंसने से खुद को रोकना पड़ा क्योंकि ड्रेक दर्द से कराहते हुए आसमान से नीचे गिर गया। सबसे पहले कैरा ने अपने पंजों से उसकी संवेदनशील जांघों को खरोंचा, फिर उसने वादा किए गए नट शॉट से पीछा किया, और ड्रेक लड़ाई से बाहर हो गया, हालांकि वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। ड्रेक ने मिट्टी के एक झोंके के साथ जमीन पर मारा और कैरा उसके पंखों को पीछे खींचने के लिए उसकी पीठ पर उतरी। उसने अपने पंजों को उसके पंखों की हड्डियों के आधार में गड़ाकर ऊपर की ओर खींचते हुए टेंडन को तनाव में डाला। स्केल्ड बीस्ट अपने पैरों पर खड़ा हुआ, जीव को मुक्त करने के प्रयास में मुड़ने और उछलने लगा, जबकि कैरा रोडियो काउबॉय की तरह उसकी पीठ पर सवार थी। बेजा पागल है, डाना ने नोट किया। काल ने उसके कंधों पर एक हाथ रखा। वह बस मजे कर रही है। मत भूलो, अगर वह बोलने को तैयार है तो कम से कम हमारी टीम का एक सदस्य उससे बात कर सकता है। अगर हम उसे तुरंत नहीं मारते हैं तो हम वास्तव में कुछ सीख सकते हैं कि वे कहाँ से आए थे। कॉपर ड्रेक ने अपने सामने संक्षारक सांस का एक झोंका भेजा, फिर अंदर भाग गया। सामान्य परिस्थितियों में यह हमलावर को अपंग कर देगा और उसे जाने देने के लिए मजबूर कर देगा।
लेकिन कैरा द्वारा हमला किया जाना कोई सामान्य परिस्थिति नहीं थी और संक्षारक सांस ने उसे और अधिक परेशान कर दिया, जिससे उसे पंखों को और अधिक खींचने के लिए प्रोत्साहित किया गया जब तक कि अंततः ड्रेक ने हार नहीं मानी और जमीन पर पड़ा रहा, पराजित और मौत का सामना करने के लिए तैयार। कोई हमारे स्वयंसेवक से पूछे कि वे यहाँ आने से पहले कहाँ थे। मैं जानना चाहता हूँ कि वे कहाँ से आए और क्यों आए। काल ने मांग की। ड्रेक के सबसे करीबी नागा योद्धा ने सर्प में संदेश प्रसारित किया, जिसे सभी ड्रैगन से संबंधित प्रजातियों को बोलना चाहिए। पहले तो ड्रेक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और काल को एहसास हुआ कि उसके पंखों की हड्डियों में पंजों से कहीं अधिक कुछ गड़बड़ है, जैसे कि उसके दिमाग पर बादल छा गया हो। ड्रेक को अपने अधीनस्थों को युद्ध में ले जाने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वह सवालों को समझ नहीं पा रहा था, हालांकि उसने स्पष्ट रूप से उन्हें सुना था। उन्होंने कुछ और मिनटों तक कोशिश की, ये सोचकर कि वह केवल जिद्दी हो रहा है, इससे पहले कि कैरा ने उस पर अशक करने का फैसला किया। इसका कुछ असर हुआ और ड्रेक ने उन पर गाली देना शुरू कर दिया, इस बात से क्रोधित होकर कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। ओह, अब तुम हमारी बात सुन सकते हो। आज से पहले तुम कहाँ थे और तुम यहाँ कैसे पहुँचे? काल ने पूछा। नागा योद्धा को अनुवाद करने दिया। ड्रेक वास्तव में कुछ सेकंड के लिए भ्रमित दिखाई दिया, इसका उत्तर खोजने की कोशिश कर रहा था, इससे पहले कि उसकी आंखों में फिर से पागलपन छा जाए और वह फिर से गर्जना करने लगा और नागा योद्धाओं पर हमला करने की कोशिश करने लगा। नुलिफाई ने उस पर पागलपन को पूरी तरह से नहीं हटाया। यह उनका हिस्सा है। मुझे लगता है कि वे गोलेम या ऐसा ही कुछ हो सकते हैं। कैरा ने नागा योद्धा द्वारा क्रोधित ड्रेक को सिर काटकर मारने से ठीक पहले यह अनुमान लगाया। कैरा ने शव का दावा किया, जबकि राय ने सिर को सजावट के रूप में दावा किया। फिर वे सभी अन्य शवों की जांच करने के लिए बाहर आए। यति का तन फर बलुआ पत्थर की तरह खुरदरा और मोटा था। वे सामान्य किस्म के विपरीत गर्मी से पीड़ित नहीं थे, लेकिन वे शक्तियों में समान थे, लेकिन उनके तत्व बदल गए थे। हॉक ने जांच के बाद उन सभी को अपने स्थान पर लाने का आदेश दिया। रेत का जादू अलग था और पक्षी के पास एक सिद्धांत था कि उनमें से कोई एक राक्षस के अंगों का उपयोग करके एक नुस्खा के हिस्से के रूप में नए कौशल सीख सकता है। यह उसे परेशान कर रहा था कि उन्हें अच्छी नई चीजें नहीं मिल रही थीं। काल को नई क्षमताएं मिली थीं और वे आगे बढ़ गए थे, लेकिन इसका उनकी लड़ाकू शक्ति पर कोई बड़ा स्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ा जैसा कि हॉक को पसंद होता। अंगरक्षक बर्बर हैं। यति के पास खुद का बचाव करने का मौका भी नहीं था और अंगरक्षक उचित कौशल का उपयोग नहीं कर रहे थे। ऐसा लगता है कि उनकी शक्ति जितनी होनी चाहिए उससे अधिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह एक रैंक ऊपर चली गई है। जैसे आधार क्षमता बढ़ गई है। वे अभी भी अधिकतम शक्ति उत्पादन में सीमित हैं, लेकिन वे अधिकांश जीवित चीजों की तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर पर हैं। दाना ने समझाया, अनिश्चित थी कि वह क्या सोच रही थी। मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है। उनके कौशल निश्चित रूप से रॉयल रैंक के कौशल हैं, लेकिन उनके शरीर कालकोठरी में समूह के नेताओं की तरह हैं। वे जितना होना चाहिए उससे ज्यादा मजबूत और तेज हैं, एक सामान्य जीवित चीज की तुलना में गुणवत्ता में एक ग्रेड अधिक। काल ने सहमति जताई। दाना ने सिर हिलाया। बिल्कुल वैसा ही। बेस आंकड़े बढ़ाने की उस क्षमता को सीखने का कोई तरीका होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। अध्याय 503 एड्स को खींचा। उनकी लड़ाई की आवाज़ ने आसपास के राक्षसों के अन्य समूहों को सचेत कर दिया था कि मुसीबत है, और निकटतम दो ड्रेक अपने समूहों का नेतृत्व कर रहे थे। उनमें से कोई भी आरोही रैंक से ऊपर नहीं था, लेकिन ये सैंडयती की 2 दर्जन से अधिक चीजें थीं, और शायद उनकी लड़ाकू क्षमताओं के बारे में थोड़ा और जानने का मौका था। पहले वाले एक से अधिक कौशल का उपयोग करने के लिए बहुत जल्दी मर गए थे, इसलिए यदि ये लोग रैंक के अपने सैंडी संस्करण के अलावा कुछ और करने की कोशिश करते हैं, तो काल के समूह को भविष्य की मुठभेड़ों से क्या उम्मीद करनी है, इसके बारे में अधिक पता होगा। कारा को ड्रैक से लड़ने में वास्तव में मजा आता है। ओफेलिया ने देखा कि शून्य बेजर घेरे में उड़ रहा था, दुश्मन के घात की सीमा में आने का इंतजार कर रहा था। वे सभी बेवकूफ़ दिव्य प्रजातियां सोचती हैं कि वे हमसे बेहतर हैं क्योंकि शून्य बेजर के पास कोई देवता नहीं है, लेकिन ड्रैक्स के पास भी नहीं है, तो वे कौन हैं जो इतने घमंडी हैं? उनके सबसे अच्छे चचेरे भाई भी शून्य बेजर जितने सख्त नहीं हैं। कैरा ने घोषणा की। कैरा इस बात से नाराज है कि ड्रैगन अपने खुद के देवताओं को लेकर अहंकारी हैं। ड्रैक्स ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वे ड्रैगन की उपप्रजाति हों और उन्हें उनकी जगह पर रखने की उसकी एक अदम्य इच्छा है। काल ने समूह के लिए अनुवाद किया। यदि आप बड़े होते तो आप उन्हें एक पावर बम दे सकते थे। रेमी ने हंसी उड़ाई। उसकी छोटी बहन में नाटकीयता के लिए एक स्वभाव था जिसे नागा रानी ने सराहा, भले ही कैरा आमतौर पर बड़ी बहन की तरह व्यवहार करती थी। उसी तरह नहीं जैसे राय को नाटकीय प्रभाव पसंद थे। बिल्कुल नहीं, राय को नाटकीय दृश्य पसंद थे, जबकि कैरा भावनात्मक रूप से अस्थिर थी, जैसे कि उसके पास युद्ध मोड के लिए एक चालू बंद स्विच था। ड्रैक्स की यह जोड़ी पहले वाले की तुलना में थोड़ी अधिक चतुर लग रही थी, और उन्होंने समूह के बाकी सदस्यों की अनदेखी करते हुए शून्य बेजर पर टीम बनाई।
यह उन्हें बचाने वाला नहीं था, लेकिन यह एक अच्छा विचार था। युद्ध शुरू होने वाला था और दाना आसमान में ऊपर चढ़ते ही समन आगे की ओर बढ़ गया ताकि वह कैरा को परेशान करने वाले ड्रैक्स पर मैजिक मिसाइलों की बारिश कर सके। ये केवल कुछ सेकंड तक ही चलेगा, लेकिन एक शक्तिशाली दहाड़ ने दाना को आधे सेकंड के लिए विचलित कर दिया। पास के फार्म हाउस से भैंस प्रकार के मिनोटोर में से एक युद्ध की ओर बढ़ रहा था। पहले से ही खून बह रहा था और उसके साथ 4 छोटे मिनोटोर थे, सभी समान रूप से घायल थे। वे स्थानीय निवासी होने चाहिए थे और सबसे अधिक संभावना है कि वे इन समूहों में से किसी एक द्वारा हमला किए जा रहे थे, इससे पहले कि दूसरे ड्रेक की दर्दनाक दहाड़ ने उन्हें दूर खींच लिया। दाना ने 1 सेकंड से अधिक समय तक संकोच नहीं किया, क्योंकि कैरा पहले से ही ड्रैक्स पर विघटन बढ़ाने वाले रैंड हमलों की बौछार कर रही थी। वह इस बार उनसे लड़ने की कोशिश भी नहीं कर रही थी और दाना को पूरा यकीन था कि वह वास्तव में अपने पसंदीदा कट्स को भूनने के लिए तैयार कर रही थी। ड्रैक्स के मरने से पहले किसान और उसके बच्चे लड़ाई के दृश्य पर रुक गए, क्योंकि अंगरक्षक कुछ सेकंड के लिए सैंडयती के साथ खेल रहे थे, ये देखने के लिए कि क्या वे कोई नया कौशल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उन्होंने केवल एक ही कौशल का इस्तेमाल किया और फिर जब वे करीब आए तो पंजे से हमला करने लगे। भले ही आप उन्हें दूर भगा दें, फिर भी वे उसी कौशल का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने इसे अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया, लेकिन यह अभी भी सिर्फ एक ही कौशल था। व्यापारी, भगवान का शुक्र है कि तुम यहाँ हो। क्या हम तुम्हें हमारे खेत को बचाने के लिए पैसे दे सकते हैं? मेरे भाई और चचेरे भाई खेत को संभाल रहे हैं, लेकिन ऐसी और भी चीज़ें आ रही हैं और उन्हें कोई मतलब नहीं दिखाई देगा। मिनोटोर ने विनती की, हमें कुछ व्यापारिक सामान की ज़रूरत है। तुम हमें छूट दो और हम मदद करेंगे। अब आगे बढ़ो। काल ने सहमति जताई। उन्हें अभ्यास और सामान की ज़रूरत थी। काल की टीम के ज़्यादातर लोग मिनोटोर परिवार के पीछे भागे, जबकि टेसा और लोट्स वापस वैगन में आ गए। थोर उनसे 1 किलोमीटर या उससे ज़्यादा तेज़ था, वैगन के साथ भी। बाकी लोग कम से कम मिनोटोर परिवार के साथ चलने के लिए काफ़ी तेज़ थे, जबकि काल को पहले से ही पता था कि वे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वह ड्रैक्स की जोड़ी और सैंडयती के बड़े समूह को एक खेत पर हमला करते हुए देख सकता था। उस क्षेत्र में अन्य घर भी थे जो नष्ट हो गए थे। घरों को ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन इस एक पर रक्षकों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हुआ था। उनमें कमांडर रैंक मिनोटोर भी थे, लेकिन यहाँ सैंडयती के बीच कमांडर और कमांडर रैंक ड्रेक भी थे, जिनसे निपटना मिनोटोर योद्धाओं के लिए बहुत मुश्किल था। भागते समय दाना काल की ओर मुड़ा। कारा से कहो कि वह मेरे लिए कम से कम एक ड्रेक छोड़ दे। मैं एक उड़ते हुए लक्ष्य से लड़ना चाहता हूं ताकि मुझे मजबूत लोगों से मिलने से पहले अनुभव हो। समझ गया, मैं उसे अकेला छोड़ दूंगा। या आप तोपखाने के काम का अभ्यास कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को बेहतर बनाने के लिए बस दूसरों पर गोली चला सकते हैं। कैरा ने सुझाव दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे निशाने पर काम करने की ज़रूरत है? काल ने पूछा, उत्सुकता से कि वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची। बेशक, ऐसा है। तुम तो बेजब भी नहीं हो, तुम्हारा निशाना कैसे सही हो सकता है? यहाँ तक कि सिस्टर राय भी अपने निशाने पर काम करती हैं। राय हंसी और खेत की ओर भागी, जिससे मिनोटोर परिवार चौंक गया, जिसे एहसास ही नहीं हुआ था कि वह वहाँ है। हाँ, शक्तिशाली ब्लडबैथ स्पाइडर को भी अभ्यास की ज़रूरत है। ठीक है, कैरा ज़मीन पर चीज़ों पर हमला कर सकती है और मैं दूसरे ड्रैक्स को मार डालूंगा। काल ने सहमति जताई। कैरा सुबह की रोशनी में काले और सफ़ेद फर के साथ आगे बढ़ी, क्योंकि वह हमलावरों को रोकने के लिए जल्दी कर रही थी, इससे पहले कि कोई और उन्हें मार सके। तुम्हें पता है, अगर तुम कैरा को जंगली होने दोगे तो हम में से बाकी लोगों को ज़्यादा लड़ाई नहीं मिलेगी। ओफेलिया हंसी जब शून्य बेजल लड़ाई के किनारे पर पहुंच गया। जबकि आपकी बात में दम है। यह उससे बहस करने से ज़्यादा आसान है और आज और भी झगड़े होंगे, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। एक बार जब वह अपने सिस्टम से बाहर निकल जाएगी तो हम बाकी लोग अभ्यास कर सकते हैं। अब दाना अपना ड्रेक चुन सकती है और मैं बाकी लोगों का ध्यान भटका दूंगा। राय कैरा को सारा मज़ा नहीं लेने देगी, लेकिन स्थानीय किसानों के लिए उसे पहचानना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ब्लडबैथ स्पाइडर अपने चुपके कौशल पर काम कर रही थी। वह ज़्यादातर चीज़ों के साथ आसानी से घुल मिल सकती थी, लेकिन उसके शरीर को छिपाना आसान नहीं था। इसलिए उसने पाया था कि अगर वह फुहारों में आगे बढ़ती है और किसी दूसरी वस्तु, इस मामले में घास के ढेर का दिखावा करती है, तो वह अपने लक्ष्यों को धोखा देने में सक्षम हो सकती है। वह एक असली घास के ढेर के पीछे से शुरू हुई और फिर शैडो ने अपने शरीर को जितना संभव हो सके ढीले भूसे की तरह छिपाने के लिए आगे कदम बढ़ाया। लेकिन फिर उसका धैर्य जवाब दे गया और वह किसानों से सबसे दूर समूह में चली गई और सैंडयती को टुकड़े टुकड़े करने लगी, जबकि उसके गोलेम पक्षों पर हमला करने के लिए चक्कर लगा रहे थे। गोलेम स्पष्ट रूप से अधिक निर्माण थे, इसलिए उन पर रक्षकों द्वारा हमला नहीं किया जाना चाहिए था, जबकि राय की उपस्थिति संभवतः उन्हें सैंडयती बल से भी अधिक भयभीत कर सकती थी, क्योंकि शक्ति में अंतर था। आज सुबह कैरा को कोई जल्दी नहीं थी। वह सुपरहीरो की भूमिका निभा रही थी, यति हमलावरों से युवा मिनोटोर को बचा रही थी और राक्षसों को पीछे खदेड़ रही थी,
जबकि वह इसका बड़ा दिखावा कर रही थी ताकि सभी को पता चले कि उन्हें बचाया गया है और टैग टीम नहीं बनाई गई है। अध्याय 504 मिनोटॉर स्टील। काल उन किसानों से ठीक पहले लड़ाई में शामिल हो गया जो पीछे हत्ते समूह के पीछे भागे थे, उम्मीद करते हुए कि वे या तो बचा सकते हैं या अपनी लड़ाई के लिए किसी दूसरे समूह को भर्ती कर सकते हैं। रक्षकों के चेहरों पर राहत दिखाई दे रही थी और काल ने रेमी को बुलाया और मिनोटॉर कबीले के सबसे ज्यादा घायल सदस्यों पर हीलिंग स्प्लैश के कुछ मंत्र फेंके। उनमें से कोई भी मरा हुआ नहीं लग रहा था, कम से कम यहाँ इस घर में तो नहीं, और उनके सबसे बड़े घावों को भरने के लिए थोड़ी सी हीलिंग ही काफ़ी थी। दुर्भाग्य से हीलिंग स्प्लैश पूरे शरीर को तुरंत ठीक नहीं कर सकता था जब तक कि रेमी उन्हें इसमें भिगो न दे या किसी तरह से उनके अंदर मंत्र न डाल दे। ये कट के माध्यम से अंदर रिसता था और संपर्क में रहने पर पूरे शरीर में फैल जाता था, लेकिन यह एक पादरी के मामूली हीलिंग मंत्र जितना तेज नहीं था। वह हीलिंग पोशन की कई शीशियों के साथ इस स्थिति के लिए तैयारी कर रही थी। हॉक ने उसके लिए आग और रेत से कंटेनर बनाए थे और वह उनसे बहुत खुश थी। बोतलों पर उनका लोगो भी था, एक नागा जिसके कंधे पर हॉक था। रेमी ने मिट्टी से लोगो बनाया था और हॉक ने उस पर शीशियों को ठंडा होने के लिए रख दिया था, इसे पोशन की बोतलों के नीचे छाप दिया था। खोलो, ये लो, और एक तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए। रेमी ने मानसिक रूप से नोट कर लिया कि पोशन को काम करने में कितना समय लगा, क्योंकि उसने पहले कभी किसी को पतला हीलिंग स्प्लैश नहीं पिलाया था। उसकी खुशी कि उसने प्रयोग करने का एक तरीका खोज लिया था जिसके लिए वह मुसीबत में नहीं पड़ सकती थी, काल के साथ लिंक के माध्यम से स्पष्ट थी, लेकिन वह अन्य कार्यों में व्यस्त था और उसके पास उसकी सरलता की प्रशंसा करने का समय नहीं था। उसने पहले ही रैंट के साथ दोनों कॉपर ड्रैग्स को मारा था और वे उस जगह से दूर चले गए थे जहां दाना उनकी उड़ान के तीसरे सदस्य से लड़ रही थी। लेकिन वे हवा में सैकड़ों मीटर पीछे हट रहे थे, जिससे उन्हें काल के हमलों से बचने के लिए पर्याप्त समय मिल गया, इसलिए उसे कौशल के साथ उनका पीछा करना पड़ा। इसमें जितना समय लगना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा समय लगा, क्योंकि वे अविश्वसनीय रूप से फुर्तीले उड़ने वाले थे। लेकिन काल को अपने कौशल को नियंत्रित करने का बहुत अभ्यास था और दर्जनों घातक ऊर्जा चापों के साथ उनका पीछा करते हुए राक्षस लगातार नुकसान उठा रहे थे, चाहे वे उसके हमलों से बचने के लिए कितनी भी मेहनत क्यों न करें। देखिए, जितना आपने सोचा था उतना आसान नहीं है, काल की हताशा को महसूस करते हुए कह रहा हंस पड़ी। रणनीति में बदलाव। काल सहमत हो गया। उन पर विघटन वाले तीरों के साथ काम करना बहुत आसान था और धनुष पर लक्ष्यीकरण जादू ने उसके लिए आधा काम किया। पहला शॉट एक सीधा दिल का शॉट था, क्योंकि ड्रेक पहले से ही रैंड हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था, और दूसरा भी बहुत ज्यादा नहीं था, ड्रेक के पिछले कूल्हे और उसकी पीठ के माध्यम से एक साफ छेद पंचिंग। ये दर्द से चिल्लाया, लेकिन प्रभाव संपर्क पर फैलने के लिए सेट नहीं किया गया था, इसलिए यह एक साफ चोट थी जिसे ड्रेक कुछ मिनटों के प्रयास से ठीक कर सकता था। हालांकि जब अगला तीर आया तो ड्रेक ने अपने ड्रेकोनिक चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ उसे पकड़ लिया। जब तक विघटन मंत्र विस्फोटित नहीं हुआ और उसके शरीर का अगला आधा हिस्सा हटा दिया गया। ये धोखा है, आप उन्हें मारने के लिए बम पकड़ने के लिए धोखा नहीं दे सकते, कैरा ने शिकायत की। नहीं, मुझे लगता है कि वह कुछ सही कह रहा है। बेवकूफ़ राक्षसों को विस्फोट करते देखना मजेदार है, हॉक ने जवाब दिया। काल ने जानवरों को बहस करने दिया और सैंडियती पर गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे भागने लगे आखिरी कुछ लोग मारे गए। अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता तो वे दूसरे खेतों और घरों के लिए खतरा बन जाते। वास्तव में काल को इससे चिंतित नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा करना सही था। दाना ने अपना ड्रेक खत्म किया और काल के बगल में उतरी, क्योंकि थोर और पादरी आखिरकार आ गए। उन्होंने किसानों को ठीक होने में मदद करते हुए उपचार प्रक्रिया शुरू कर दी। धन्यवाद पुजारी। बड़ी उम्र की मिनोटॉर में से एक बहुत ही मांसल महिला ने उन्हें गहरी लेकिन किसी तरह की स्त्री जैसी आवाज में अभिवादन किया। क्या कोई और जीवित बचा है या घायल है? मैं देख रही हूं कि बहुत से क्षतिग्रस्त फार्म हाउस हैं, टेसा ने पूछा। सबसे बड़ी मिनोटॉर ने अपना सिर हिलाया। नहीं, छोटे बच्चे यहाँ घर में हैं। जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं उनके कहीं और पहुँचने की संभावना नहीं है, उसने समझाया। इसका मतलब ये होना चाहिए कि हमलों के मामले में उनके पास कोई न कोई योजना जरूर थी। अगर सभी बच्चे यहाँ पहुँच गए होते जहाँ वयस्क लड़ने के लिए इकट्ठे हुए थे तो इसका मतलब था कि योजना काम कर गई थी। लेकिन शायद इतना भी नहीं कि राक्षसों के आने की गति को धीमा करने की कोशिश करने वालों या अनजाने में पकड़े जाने वालों में हताहतों को रोका जा सके। घर पर काल जानता था कि चरवाहे अपने झुंड की निगरानी करने के लिए पूरी रात खेतों में रहते हैं, इसलिए यहाँ के कुछ किसानों के बारे में भी यही सच हो सकता है। वे सबसे ज्यादा हताहत होंगे, साथ ही वे लोग भी जो दूसरों को मीटिंग पॉइंट की ओर भागने के लिए सचेत करेंगे। रेमी ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कुछ और औषधियां दी, जिसे देखकर काल को हमेशा लगता था कि वह किसी को खाना चाहती है। कम से कम इस बार यह मुंह बंद करके मुस्कुराई थी, इसलिए वह अपने नुकीले दांत नहीं दिखा रही थी। बस अगर निकट भविष्य में उपचार की फिर से जरूरत पड़े।
ये कम से कम कुछ महीनों तक टिकते हैं, इसलिए आपको हर समय ड्रैगन पादरी की ज़रूरत नहीं है। उसने सरपेंट में समझाया, लेकिन कम से कम कुछ मिनोटॉर को यह भाषा आती थी। मिनोटॉर ने औषधियों को चौंक कर देखा। ये सही उपचार औषधियाँ हैं। मैंने इनमें से एक भी सदियों से नहीं देखी है। तब से नहीं जब से वह जानवर राजा उत्तर से आया था और उन्हें अमीर लोगों को बेच रहा था। बुजुर्गों में से एक ने हंसते हुए कहा, लगभग 80 साल हो गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन धन्यवाद रानी नागा, हमारा झुंड आपका ऋणी है। थोर ने खुशी से कहा। वे झुंड के राक्षस थे। काल ने पहले इस पर विचार नहीं किया था। उनमें से पशुवत आधा झुंड का जानवर था, लेकिन उन्हें राक्षस प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, न कि पशु प्रजाति के रूप में। उसने पहले यह मान लिया था कि इसका मतलब है कि वे पशुवत गुण नहीं अपनाते, केवल उनकी उपस्थिति। सूर्य अब यात्रा करने के लिए पर्याप्त हो गया है। हमें चलना चाहिए। काल ने क्षितिज की ओर देखते हुए आह भरी, और यह जानते हुए कि अगले 1 या 2 सप्ताह में इस तरह की और भी मुठभेड़ें होंगी जब तक कि विसंगति समाप्त नहीं हो जाती और राक्षस आधी रात को पैदा होना बंद नहीं कर देते। आपको सभी को अपने करीब रखना चाहिए। ये राक्षस आधी रात को कुछ समय के लिए फिर से दिखाई दे सकते हैं। मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह खत्म हो गया है, उन्होंने कहा। किसानों ने सिर हिलाया। कम से कम वे फसलों को नष्ट करने में रुचि नहीं रखते हैं। यह एक अच्छी शुरुआत है। अगर हम समूहों में यात्रा करते हैं तो हम अभी भी अपना काम करने में सक्षम होंगे। ये कुछ समय के लिए असुविधाजनक होगा जब तक कि हम सभी के घरों का पुनर्निर्माण नहीं कर लेते। और भी आ रहे हैं। क्या आप उनके बारे में कुछ करना चाहते हैं? हॉक ने अपनी गश्त जारी रखते हुए पूछा। कितना करीब और किस दिशा में? 10 किलोमीटर दक्षिण से। वे शहर से आगे निकल चुके हैं और इस तरफ जा रहे हैं। उस दिशा में काफ़ी खेत और कुछ डाकू जाल होने चाहिए। अगर ये किसान भाग्यशाली होते तो सैंडियती इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाते। नहीं, स्थानीय लोगों को इससे निपटने दें। हम जो भी व्यापारिक सामान खरीद सकते हैं उसे खरीद लेंगे और आगे बढ़ेंगे। मिनोटॉर समूह पहले से ही इसमें व्यस्त था। वे भोजन या सामान इकट्ठा नहीं कर रहे थे जिसकी उन्हें ज़रूरत थी, लेकिन उनके पास समान प्रत्ययों में बने कुछ उपकरण थे। काल ने जो कुछ भी बिछाया था उसे देखा और महसूस किया कि उसने जो उपकरण समझे थे वे वास्तव में उपकरण नहीं थे। वे सभी युद्ध के हथियार थे जिन्हें खेत के औजारों की तरह दिखने के लिए डिज़ाइन किया गया था। उन्हें खेत के औजारों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन उन्हें या तो दोहरे काम के लिए डिज़ाइन किया गया था या उन्हें उचित युद्ध हथियारों में बदलने के लिए आंशिक रूप से अलग किया जा सकता था। यह मिनोटॉर की बात होगी क्योंकि वे सभी मिनोटॉर के आकार के थे, लेकिन डिज़ाइन शानदार थे। इनमें से कुछ घर पर किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो सकते थे। वे मिनोटॉर जितने मजबूत नहीं हो सकते थे, लेकिन काल को संदेह था कि जैसे जैसे अभिजात वर्ग अधिक सीखेगा वे बाकी मानवता की मदद करने में सक्षम होंगे। अध्याय 505 उचित राक्षस। काल ने अनुमान लगाया कि घर पर उन हथियारों की कीमत क्या होगी, ये देखते हुए कि वे सभी सामान्य ग्रेड के जादुई हथियार थे। फिर उसने अपने सामने बेंच पर लगभग आधा पैसा रख दिया। मिनोटॉर इस प्रस्ताव से खुश नहीं दिखे, लेकिन वे अपमानित भी नहीं दिखे, इसलिए वह कम से कम उस कीमत के करीब था जिसे वे हमले में उसकी मदद करने के बाद स्वीकार करेंगे। काल ने 6 और सोने के सिक्के जोड़े और देखा कि सबसे बड़ी मिनोटॉर महिला थोड़ा आराम करने लगी। 2 और सोने के सिक्के और बाकी सभी ने अपनी चिंता खो दी थी। क्या हमारा सौदा हो गया है? काल ने उससे पूछा। वह सबसे बूढ़ी, सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली थी। अधिकांश मानकों के अनुसार उसे प्रभारी होना चाहिए। उसने अन्य किसानों को देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। हाँ, हम इसे स्वीकार कर सकते हैं, व्यापारी। हम आपके व्यवसाय की सराहना करते हैं। शहर जाना हाल ही में एक परेशानी भरा अनुभव बन गया है। काल मुस्कुराया। अगर आप दूसरों को देखते हैं तो आप उन्हें रोकना चाहेंगे। वे शाम को रुकने के लिए एक सुरक्षित स्थान की सराहना करेंगे, सभी नई परेशानियों के साथ, और उनमें से कई शहर में कुछ भी खरीदने से बच रहे हैं। उच्च गुणवत्ता वाले सामान ओकैम्पिंग में नहीं जा रहे हैं, इसलिए खरीदने लायक कुछ भी नहीं है। किसान ने सिर हिलाया। इसलिए हमारे यहाँ इतने सारे हैं। हम तब तक इंतजार कर रहे थे जब तक कि हमारे पास उन्हें बेचने के लिए पूरी गाड़ी ना हो जाए। अगर हम सभी एक साथ निकलते हैं, एक परिवार को छोड़कर, वे हमारे जानवरों की देखभाल कर सकते हैं और हमारे पास यात्रा के लिए पर्याप्त गार्ड होंगे। लेकिन अब हम इसे अगले साल तक टाल सकते हैं। हमारे पास अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए पर्याप्त है, लेकिन खेत अब कुछ समय से ज़्यादातर आत्मनिर्भर हैं। तो फिर आपको शुभकामनाएं। हम अपने रास्ते पर चलेंगे ताकि अंधेरा होने से पहले हम किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकें। मिनोटॉर ने सिर हिलाया और काल ने वैगन में लोड करने के लिए उनकी खरीदी हुई चीज़ें उठाईं। जानवर तुरंत अपने स्थानों पर वापस नहीं लौटे। कैरा और राय बस खेत से दूर चले गए, जैसे कि स्थानीय लोग भूल जाएंगे कि अगर वे दृष्टि से दूर हो गए तो वे मौजूद हैं, या शायद वे वास्तव में थे।
रॉयल रैंक के जानवरों की एक जोड़ी के लापता होने के बारे में कोई भी चिंतित नहीं था क्योंकि काल ने टीम को वैगन के बीच में अपने नए माल के ऊपर घुमाकर ले जाया। अगर वे जाल लगाते तो यह अधिक आरामदायक होता, लेकिन इससे साइड बेंच अवरुद्ध हो जाती जहां बाकी सभी बैठे थे। इसलिए खेतों की दृष्टि से बाहर होने के कुछ ही समय बाद थोर के अलावा जानवर आराम करने के लिए अपने स्थानों पर लौट आए। हॉक ने 1 घंटे की पैदल दूरी के भीतर सब कुछ देख लिया था, इसलिए वह नाश्ते के लिए वापस लौट आया, उसके बाद वापस जाने के इरादे से, लेकिन फिलहाल वे सिर्फ एक औसत दिखने वाले व्यापारी वैगन थे। काल ने लड़ाई के बाद लामिया अंगरक्षकों को भी हटा दिया था, इसलिए उनके पास अत्यधिक संख्या में गार्ड नहीं थे। हॉक आधे घंटे बाद इलाके का पता लगाने के लिए वापस आया और उन्हें नदी से दूर सीधे पूर्व की ओर निर्देशित किया। नदी के किनारे बहुत सारी लड़ाइयां हैं। सभी वैगनों ने ड्रैक्स को आकर्षित किया है, जिसने अधिक राक्षसों को आकर्षित किया है, और अन्य लोग लूट या मूल्यवान ड्रेक स्केल और शरीर के अंगों को पाने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने समझाया। यह एक अच्छी बात थी। ड्रेक के शरीर के अंग वास्तव में कीमती संसाधन थे। इस क्षेत्र में कीमत बहुत कम हो सकती है, लेकिन अगर उनके पास उनके साथ कई शरीर हैं, तो वे उन्हें उस क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद बेच सकते हैं जहां राक्षस पैदा हो रहे थे। विशाल शक्ति के छल्ले कुछ सबसे सस्ती जादुई वस्तुएं थीं जो आपको गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र में मिल सकती थीं क्योंकि स्पॉन और अब युद्ध हैं। इसलिए कम से कम अगले कुछ महीनों तक इस क्षेत्र में ड्रेक स्केल पर भी यही लागू होगा जब तक कि सामग्री बाजार में नहीं पहुंच जाती। यहाँ बहुत सारे खेत हैं। क्या हमें उन पर जाना चाहिए जिन पर हमला किया जा रहा है ताकि हम उन्हें लूट सकें? हॉक ने पूछा। उसका मतलब वही था जो उन्होंने पिछले वाले के साथ किया था, लेकिन हॉक के लिए ये सिर्फ लूट का एक रूप था क्योंकि उसके दिमाग में सिक्कों का कोई मूल्य नहीं था। आप उन्हें सिर्फ शिकार करके या उन चीज़ों से छुटकारा पाकर प्राप्त करते हैं जो आपको नहीं चाहिए। युद्ध कितने दूर हैं? काल ने पूछा। बहुत दूर नहीं, अगर हम सबसे अच्छे रास्ते पर रहें तो आप उन्हें देख पाएंगे। हॉक ने और भी किसानों को लड़ते हुए पाया है। क्या किसी को हस्तक्षेप करने में कोई आपत्ति है? सामग्री मूल्यवान है और हम उन्हें बाद में बेच सकते हैं। साथ ही इससे रात में कम राक्षसों की चिंता करनी पड़ती है। काल ने दूसरों को प्रस्ताव दिया। ओफेलिया ने आह भरी और वैगन के सामने देखने के लिए मुड़ी। जितना मुझे ये कहने में नफरत है उतना ही एक स्थानीय व्यापारी भी करेगा। ये सभी खेत संभावित ग्राहक हैं। अगर हम नदी के किनारे सड़क तक नहीं जा रहे हैं तो हम रास्ते में पड़ने वाले सभी ग्रामीण खेतों के साथ व्यापार कर सकते हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि हमें कोई कारण मिल जाए कि इस पूरे सवाना में कोई शहर नहीं है। वह सहमत हुई। टेसा ने सिर हिलाया। ये खानाबदोश जनजातियों की वजह से है। कोई भी यहाँ सड़क बनाने और गांव बसाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन यहाँ बेतरतीब खेत और खानाबदोश गांव होने चाहिए। और चूंकि खानाबदोश गांव वहाँ चले जाते हैं जहाँ भोजन और पानी है, इसलिए कोई स्थायी सड़क नहीं है, केवल हाल ही में इस्तेमाल की गई पगडंडियाँ हैं। ठीक है, ये समझ में आता है। मैं हॉक के निर्देशों का पालन करते हुए खेतों तक जाऊंगा और फिर हम खानाबदोशों के साथ व्यापार करेंगे। मेरा सुझाव है कि खानाबदोशों के पास पहुंचने के बाद हम व्यापार के लिए कुछ बैग या बैरल खाद्य पदार्थ रखें। यही वह सब है जिसके लिए ऑक व्यापार करेंगे, और मुझे नहीं पता कि दानव क्या चाहेंगे। काल ने सुझाव दिया। दाना ने काल को ऐसे देखा जैसे वह पागल हो। और आपको क्या लगता है कि हम दानवों के साथ व्यापार कर सकते हैं? यह असंभव नहीं होना चाहिए। हमने अब तक जो भी देखा है वे काफ़ी बुद्धिमान और समझदार हैं। अगर यह सिर्फ दुष्ट होने की बात है तो मुझे लगता है कि हम सभी ऐसे कुछ इंसानों से मिले हैं जो इस उपाधि के योग्य होंगे। दाना झुंझलाहट में फुफकार उठी। काल शायद खदान मालिकों का जिक्र कर रहा था, लेकिन उसे याद आया कि जब वह बच्ची थी तब उसके पिता ने 1 साल पहले एक जनरल स्टोर खोला था। वह अपने कर्मचारियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, जब तक कि पूरे शहर में यह बात फैल नहीं गई और लोगों ने उससे सामान खरीदना बंद कर दिया। आखिरी तिनका तब हुआ जब एक और दुकानदार अपने गुंडों के साथ आया, उसके पिता को बेहोश कर दिया और दुकान को लूट लिया। शराब पर दुकान का सारा मुनाफा खर्च होने के कारण उसके पास फिर से स्टॉक करने या मरम्मत करने के लिए कुछ नहीं बचा था, और यही उसके स्वरोजगार के प्रयास का अंत था। अगर दानवों की बुराई ऐसी ही होती तो उसे संभाला जा सकता था, लेकिन उसे संदेह था कि यह एक ज्यादा आदिम किस्म की अनैतिक बुराई थी, राय के एक आक्रामक क्रूर संस्करण की तरह। इससे निपटना बहुत मुश्किल हो सकता था, और एक पूरी खानाबदोश जनजाति से निपटने के लिए उनमें से पर्याप्त लोग नहीं थे। अगर वे खानाबदोश इलाकों से गुजरने वाले थे, बेहतर होगा कि आप उनसे पूरी तरह से बचने की कोशिश करें। टेसा और लोट्स लगभग एक ही बात सोच रहे थे। दानव अप्रत्याशित थे जब तक कि आप उनके पहलू से संबंधित मामलों से निपट नहीं रहे थे। जुनूनी दानव वास्तव में सबसे अधिक पूर्वानुमानित थे, एक बार जब आप जानते थे कि वे किस चीज़ से जुनूनी थे। क्रोध और प्लेग दानव बहुत कम पूर्वानुमानित थे, और अस्वीकृत वाले कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। उन्हें किसी भी चीज़ से ज़्यादा मजाक करना पसंद था। अध्याय 506 अंतराल भरें।
काल ने थोर को अगले खेत से मिलने के लिए घुमाया जिस पर सैंड द्वारा हमला किया जा रहा था। इस समूह के साथ ब्रेक नहीं था जिससे स्थानीय लोगों के लिए निपटना आसान हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मिनोटॉर किसानों के लिए 1 दर्जन से अधिक जीवों से निपटना आसान होगा, यह मानते हुए कि वे उसी आकार के समूह में दिखाई दिए जिससे उनकी टीम पहले लड़ रही थी। ये कमज़ोर हैं, लोअर एसेंडेड, हॉक ने नोट किया जब वे करीब आए। एक पूर्ण विकसित मिनोटॉर आमतौर पर एक कमांडर होता है, इसलिए एक मौका था कि एक विवाहित जोड़ा भी समूह से निपट सकता है, हालांकि यह अविश्वसनीय रूप से खतरनाक होगा। किसान अपनी स्थिति बनाए हुए थे और काल ने 5 वयस्कों को युद्ध में देखा, सभी कमांडर थे। ये सैंड से अपने आप निपटने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन जब वे करीब आए तो उन्होंने ओफेलिया, दाना और नागा योद्धाओं को लड़ने दिया जबकि उन्होंने वैगन चलाने का नाटक किया। थोर को इस तरह के निर्देशों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन समझाने की तुलना में दिखावा करना आसान था। चारों अतिरिक्त सैंड योद्धाओं पर जल्दी से काबू पाने में सक्षम थे और काल ने देखा कि नागा योद्धा सुनामी के अपने उपयोग में बेहतर हो रहे थे। उन्होंने तलवार के नीचे की ओर प्रहार करके इसे बनाना सीखा था, जिससे पानी का एक संकीर्ण ऊर्ध्वाधर चाप लक्ष्य की ओर दौड़ता था, जो व्यापक संस्करण की तुलना में बहुत अधिक केंद्रित और ऊर्जा कुशल प्रहार था। यति विशेष रूप से बुद्धिमान प्राणी नहीं थे और वे बिना किसी समन्वय के किसानों पर बिना सोचे समझे हमला कर रहे थे, जो ड्रैक्स के नेतृत्व वाले समूहों द्वारा प्रबंधित खतरे के स्तर से बहुत दूर था। ओफेलिया ने रूपांतरित नहीं किया, उसने केवल अपनी कुल्हाड़ियों से सैंड को काट दिया, जबकि दाना ने ऊपर से हमला किया ताकि वह रक्षकों को देख सके। दूसरों की तुलना में वह छोटी थी। ओफेलिया काल की सहायता के बिना अपने आकार और शक्ति को बढ़ाने के लिए क्रोधित होने पर बर्सिक टेरर का उपयोग कर सकती थी। इससे वह मिनोटॉर और सैंड से बड़ी हो गई, जबकि नागा योद्धा उतने मोटे नहीं थे, लेकिन उनके शरीर की लंबाई उन्हें दूसरों के बराबर ऊंचाई पर लड़ने देती थी। उनकी युद्ध शैली अधिकांश की तुलना में बहुत अधिक त्रिआयामी थी। उन्हें नीचे से हमला करने के लिए फैलने या अपने ऊपरी हाथों को ऊपर से हमला करने के लिए ऊपर उठाने में कोई समस्या नहीं थी। किसी भी लक्ष्य को एक साथ 4 ब्लेड से निपटने में परेशानी होगी, और जितना अधिक वे अभ्यास करते थे उतने ही अधिक कुशल होते जा रहे थे। उनके संयुक्त प्रयासों से जब तक काल फार्म हाउस तक पहुंचे तब तक सभी हमलावर मर चुके थे। क्या आपको किसी उपचार की आवश्यकता है? मेरे साथ ड्रैगन क्लेरिक्स हैं। उसने किसानों को बुलाया। परिवार के बैल के सिर वाले दादा ने झुंझलाहट की तरह आवाज़ निकाली, फिर घर की ओर इशारा किया। अगर उन्हें हमारी तरह की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है तो हम घायल हैं। उसने सहमति जताई। लोट्स अपनी बारी लेने के लिए वैगन से नीचे कूद गई और कैरा ने काल के साथ मानसिक संबंध को छेड़ा। उसे कहो कि वह उनके सींगों को चमकाने की कोशिश करे। मैं जानना चाहता हूं कि जब वे चमकदार होते हैं तो वे कैसे दिखते हैं। बाद में चलो उन्हें ठीक करते हैं और उन्हें शांत करते हैं, इससे पहले कि हम उन्हें लोट्स द्वारा उन्हें संवारने के लिए सहमत करने का प्रयास करें। प्रकृति पादरी की उपस्थिति ने उन्हें सहज महसूस कराया। लोट्स संभवतः सबसे कम खतरनाक व्यक्ति था जिससे काल कभी मिला था, और जब वह एक क्षेत्र उपचार मंत्र सक्रिय करके आए तो इसने सभी को गर्मजोशी से स्वागत करने वाला एहसास कराया। आप ट्रैक से इतनी दूर क्या कर रहे हैं, व्यापारी? किसानों में सबसे बूढ़े ने पूछा। ये बकवास पूरे क्षेत्र में हो रही है और हमें एक रिपोर्ट मिली है कि नदी के किनारे का मार्ग, जो बर्विकहम में लड़ाई को बाईपास करता है, और भी बदतर है। सैंड के साथ आमतौर पर कॉपर ड्रैक्स होते हैं जो उन्हें संगठनात्मक कौशल प्रदान करते हैं। उन अफसरों के बीच जो ड्रैक्स या व्यापारियों को मारने की तलाश में हैं, जिनके पास कीमती सामान हो सकता है, ये रास्ता सुरक्षित है। ये बहुत ज़्यादा व्यापार मार्ग नहीं है, लेकिन मैं पूर्व की ओर बढ़ते हुए इसे आजमाने की कोशिश करूंगा। काल ने समझाया। ठीक है, अगर आप दूरदराज के खेतों के साथ व्यापार कर सकते हैं तो आप ठीक कर सकते हैं। आपके पास व्यापार के लिए क्या सामान है? हमारे पास कुछ मिनोटॉर उपकरण हैं जो किसानों के लिए हथियार के रूप में भी काम आते हैं। काल ने प्रस्ताव दिया। मिनोटॉर ने सिर हिलाया। क्या आप उन्हें बेचना चाहते हैं? हमारे पास यहाँ बहुत सारा स्टील है, लेकिन सवाना में ये दुर्लभ है। काल ने कंधे उचका दिए। मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ अतिरिक्त गियर के लिए जगह है। आपके पास बिक्री के लिए क्या है? हमें दरांती भाला या गुणवत्ता वाले फावड़े के लिए कई अनुरोध मिलते हैं। अनाज और घास की फसलें यहाँ उगाई जाने वाली अधिकांश खुरदरी फसलें हैं, लेकिन हम जड़ वाली सब्जियां भी उगाते हैं। गेहूं और घास काटने के लिए दरांती ज़रूरी है, इसलिए हम साल के ज़्यादातर समय इसे अपने साथ रखते हैं। फावड़े आमतौर पर अच्छे हथियार होते हैं, इसलिए हम मोटे खाल और चमड़े के कवच से निपटने के लिए दांतेदार किनारों वाले फावड़े बनाते हैं। ये दोहरे उद्देश्य वाला उपकरण बनाने का एक अभिनव तरीका लग रहा था, भले ही आपको उपयोग के साथ नियमित रूप से किनारों को तेज करना पड़े। लेकिन काल को संदेह था कि जब आप फावड़े को कुल्हाड़ी के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे तो तीक्ष्णता गौण थी। मिनोटॉर मजबूत थे और फावड़े के सिर का वजन भी ठीक ठाक था, इसलिए यह आपातकाल में एक स्वीकार्य कुल्हाड़ी बन सकती थी।
कार्ल टेसा की ओर मुड़ा, जिसने वैगन से उसे अंगूठा दिखाया। उनके पास दोनों में से बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए वे यहाँ से और खरीद सकते थे। मिनोटॉर के पास एक शिल्प विधि भी थी जो उनके हथियारों से सामान्य ग्रेड जादुई वस्तुएं बनाती थी, और वह उसका अध्ययन करना चाहती थी। अगर यह कुछ ऐसा था जो चर्च कर सकता था, तो रेड ड्रैगन पादरी इसका अच्छा उपयोग कर सकते थे जब कम समय में भर्ती होने की सूचना मिलती थी। भाले के अलावा किसी और चीज का उपयोग करना सिखाना मुश्किल था, और यहाँ तक कि उनके भाले के कौशल भी संदिग्ध थे। हालांकि उन्हें फावड़े के आकार की कुल्हाड़ी देना अधिक परिचित होना चाहिए। ये निश्चित रूप से अतीत में आजमाया गया था, और उसने पहले युद्ध में एक से अधिक पिचफोर्क का उपयोग होते देखा था, लेकिन अगर उनके पास पहले से ही बेहतर गुणवत्ता वाले उपकरण हो तो यह अधिक आम हो सकता है। किसान ने छोटी लड़कियों में से एक को अपना सामान लाने के लिए भेजा, और वह 1 मिनट बाद उनसे भरा एक थैला लेकर वापस आ गई। ये वही है जो हमने जमा किया है। इस साल हमारे पास उपकरण बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खाली समय नहीं है, लेकिन ये पर्याप्त होना चाहिए। कार्ल ने जल्दी से हिसाब लगाया और पैसे निकाल लिए। उसने जो देखा था उसके अनुसार मिनोटॉर कठोर मोल तोल करने वाले नहीं थे। उनकी मानसिकता अधिक सामुदायिक थी, और वे सभी के लिए सबसे अच्छा मूल्य चाहते थे। इसलिए उन्हें शुरू में उचित मूल्य देने से वास्तव में समय की बचत हुई, और आपको कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं करना पड़ा। किसान ने सिर हिलाया और काल की तरह ही गणित किया। छोटी लड़की ने अपनी उंगलियों पर सिक्के गिने और बड़े मिनोटॉर की ओर देखा। क्या यह अच्छी कीमत है, दादाजी? उसने पूछा। ये बाजार मूल्य का 2/3 है। यह एक व्यापारी से अच्छी कीमत है जिसे उन्हें ले जाना है और एक खरीदार ढूंढना है। यह इस वसंत में हमारे द्वारा ऑर्डर की गई सभी आपूर्ति को कवर करने के लिए पर्याप्त होगा। बड़े आदमी ने उत्तर दिया। छोटी लड़की मुस्कुराई और सिक्कों को ध्यान से एक बैग में रखा और फिर बैग को गर्व से अपने सामने रखते हुए अंदर भाग गई। प्यारा बच्चा, यहाँ मेरे पास कुछ अतिरिक्त उपचार औषधियाँ हैं, बस अगर आपको और अधिक राक्षस परेशानी होती है। रेमी ने काल को अपनी जगह से औषधियाँ दीं। वह इन्हें बनाने में व्यस्त थी, और वह इनमें बेहतर होती जा रही थी। कौशल का सीधे उपयोग करने की तुलना में वे अभी भी कुछ हद तक प्रभावी नहीं थे, लेकिन उसने अपने दलदल से कुछ औषधीय जड़ी बूटियां उनमें मिला दी थीं, और यह पूरी शक्ति के करीब पहुंच रहा था। बूढ़ा मिनोटॉर मुस्कुराया क्योंकि उसने सावधानी से औषधियों को पुआल से ढकी लकड़ी की पेटी में रखा। यदि आप निश्चित हैं तो मैं आपकी उदारता को अस्वीकार नहीं करूंगा। आपातकालीन उपचार आपूर्तियां खरीदना मुश्किल है, लेकिन बहुत से व्यापारियों के पास उनके साथ पादरी नहीं होते हैं। लोड्स ने फार्म हाउस के अंदर से हंसी, और काल मुस्कुराया। वे वास्तव में पादरी द्वारा नहीं बनाए गए हैं। वे मेरी एक नागा रानी मित्र द्वारा बनाए गए हैं। वे शमन उपचार जादू हैं। मिनोटॉर की मुस्कान और भी बड़ी हो गई। ओह, ये तो चौंका देने वाला है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी नागा शमन देखा है, शमन रानी तो और भी कम। यहाँ तक कि वे महान योद्धा भी अपने दक्षिणी दलदलों के बाहर दुर्लभ हैं। लेकिन अगर आप पूर्व की ओर जा रहे हैं तो खानाबदोश जनजातियों में छिपकली वाले लोग होंगे। वे स्थायी निवासियों के सबसे करीबी हैं जिन्हें आप मिनोटॉर खेतों के पूर्व में पाएंगे। वे घमंडी कमीने हैं। छिपकलियां और मिनोटॉर इतने अच्छे से नहीं मिलते, लेकिन ड्रैगन क्लरिक्स और नागा के साथ आपके लिए उनसे बात करना आसान होना चाहिए। अध्याय 507 पूर्व की ओर खतरे। रैमी को यकीन नहीं था कि मिनोटॉर छिपकली के लोगों को नागा के बराबर क्यों मानते रहे। वे पूरी तरह से अलग प्रजाति के थे। छिपकली के लोग मगरमच्छ की तरह जलीय भी नहीं थे। उनमें सिर्फ तराजू ही समान था। काल ने अन्य प्रजातियों के प्रति बूढ़े व्यक्ति के रवैये पर ध्यान दिया और फिर और सवाल पूछे। क्या खानाबदोश ऑक्स या राक्षसों के साथ हाल ही में कोई परेशानी हुई है? किसान ने अपना सिर हिलाया। राक्षस सभी पश्चिम की ओर चले गए, अपने लिए एक शहर का दावा करने का इरादा रखते हुए। मैंने महीनों से उनका कोई संकेत नहीं देखा है। ऑक्स यहाँ से सिर्फ 1 या 2 हफ्ते पहले गुजरे थे, लेकिन वे अच्छे मूड में थे। हमारे बीच थोड़ी लड़ाई हुई, और फिर उन्होंने हमें खाने के बदले में कुछ स्टील दिया। काल ने हंसते हुए कहा। हाँ, लगता है कि वे वही हैं। जब तक वे युद्ध के रास्ते पर नहीं हैं, तब तक हम ठीक रहेंगे। काल ने देखा कि लोट्स छोटे मिनोटॉर को घर के अंदर चावल और बीन्स का एक छोटा बैग, साथ ही बीजों का एक बैग ले गया, जिसे वह तुरंत पहचान नहीं पाया। फिर वह अपनी सामान्य खुश मुस्कान के साथ वापस आए। हम सभी उपचार से निपट चुके हैं। क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया है? उसने पूछा। हाँ, हम सभी काम कर चुके हैं। जैसे ही सभी लोग वैगन में वापस आ जाएंगे, हम बाहर निकल जाएंगे। लोट्स ने अपनी बाहें फैलाईं, और काल ने उसे वापस वैगन में डालने के लिए उसके कूल्हों को पकड़कर हंसा। ओफेलिया ने अपनी आंखें घुमाईं जब वह सीढ़ी पर चढ़कर वैगन में चढ़ी, लेकिन डाना ने लोट्स की नकल करते हुए अपनी बाहें फैलाईं। काल ने उसे एक हाथ वाली राजकुमारी की तरह पैरों के पीछे से पकड़ लिया और अपनी सीट पर कूद गया। किसान उसके चौंकने वाले भाव पर हंसा, और काल ने अपना खाली हाथ हिलाया क्योंकि उसने थोर को हिलाया। डाना ने उसके सिर पर थपथपाया और बेंच पर उसके बगल में बैठ गई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए।
पूर्व में कुछ और खेत थे, लेकिन हॉक ने कोई और परेशानी नहीं देखी। वास्तव में सुबह का बाकी समय शांत रहा क्योंकि वे यात्रा कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि हम स्पॉन क्षेत्र के किनारे पर पहुंच गए हैं? जब हम मिशन पर गए थे तो हम इस गति से कम 2 बार 1 घंटे में एक समूह तक पहुंच गए होंगे, लेकिन यहाँ कुछ भी खास नहीं है। ओफेलिया ने देखा जब वे खुले घास के मैदान में यात्रा कर रहे थे। ये संभव है। हमारे पास ये बताने का कोई तरीका नहीं है कि स्पॉन का किनारा क्या था, इसलिए यह संभव है कि यह शहर के करीब केंद्रित था और इससे हम अब तक सीमा से बाहर हो गए होंगे। हमारे पास आगे बढ़ने के लिए केवल हॉक की रिपोर्ट है और वह हमें पूर्व की ओर सबसे अच्छा मार्ग खोजने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। लेकिन अगर हमें लड़ाइयों के बीच में ब्रेक मिलता है तो मैं शिकायत नहीं करूंगी। ड्रैक्स और खानाबदोश जनजाति से एक ही समय पर निपटना सिर्फ उलझन भरा होगा जब तक कि वह ऑर्क्स न हो। बाकी सभी काल को घूर रहे थे, उस विचार के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऑर्क्स को अच्छी लड़ाई पसंद है। अगर हम एक ही समय पर उनसे और सैंडियती के एक समूह से भिड़ गए तो हम एक चैंपियन को लड़ने के लिए भेज सकते हैं और वे इसे गर्व के प्रदर्शन के रूप में स्वीकार करेंगे। तुम क्या हो? ऑर्क विस्परर। टेसा हंसी। बस रुको, यहाँ खानाबदोश ऑर्क जनजातियां हैं और हम उन्हें अंततः देखेंगे। जब मुझे बिशप मिस्टी द्वारा समय में वापस भेजा गया तो मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सीखा। वे पहले ज्यादा सभ्य हुआ करते थे, लेकिन उनके व्यवहार के नियम पालन करने में आसान थे जो सालों से चले आ रहे हैं। टेसा ने उसे संदेह भरी नज़र से देखा, लेकिन थोड़ सहमति में सिर हिला रहा था। ऑर्क अच्छे लोग थे, उन्हें भी सामान तोड़ना उतना ही पसंद था जितना कि उसे। काल ने आह भरी जब उसे एहसास हुआ कि हर कोई उसके अपने फैसले से ज्यादा थोर के फैसले पर भरोसा करता है। हॉक की टोही से दिन के बाकी समय में कुछ खास पता नहीं चला। वे ड्रैक्स के लिए स्पॉन क्षेत्र छोड़ चुके थे और यहाँ तक कि खेत भी लगभग खत्म हो चुके थे। अरे, क्या तुम्हें लगता है कि आबादी संबंधित है? जैसे ही खेत खत्म हुए, स्पॉन भी खत्म हो गए। दोपहर के भोजन की तुलना में सुबह में बड़े और मजबूत समूह थे और अब कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि स्पॉन स्थानीय आबादी से जुड़ा हुआ है। शाम के लिए शिविर लगाने की तैयारी करते समय टेसा ने नोट किया। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सुना था और वे आमतौर पर ज्यादा ग्रामीण इलाकों में दिखाई देते हैं। या शायद अब वे क्षेत्र ग्रामीण हो गए हैं क्योंकि वहीं पर स्पॉन होते हैं। लेकिन ये ट्रैक करता है। हॉक भी सहमत हैं। मजबूत समूह उन क्षेत्रों में थे जहां फार्म हाउस एक साथ थे। अगर हम इसे आपके द्वारा पहले कही गई बातों में जोड़ दें कि वे अन्य विसंगतियों के पास दिखाई देते हैं, तो ये स्पॉन में से छोटा भी हो सकता है। हम कालकोठरी से कुछ दिन दूर हैं, इसलिए अगर दूरी का ताकत से कोई संबंध है तो ये सबसे कमजोर होना चाहिए। काल ने प्रस्ताव दिया। टेसा ने नक्शा निकाला और उनके सामने के क्षेत्र को देखा, जो मूल रूप से नक्शे पर एक बड़ा खाली स्थान था। इसके अनुसार हमें सड़क पर वापस आने में 1 सप्ताह लगेगा और जानवरों के देश की सीमा तक पहुंचने में 1 महीने के करीब। जब हमने शेड्यूल सेट किया तो हमने बहुत अधिक अनुमान लगाया कि आप बिना गाड़ी को तोड़े कितनी तेजी से यात्रा कर सकते हैं। ये हम जैसे साधारण लोगों के पैदल चलने से तेज है, लेकिन थोर की सवारी करने और आप सभी के जॉगिंग करने की तुलना में हम अपनी दैनिक यात्रा दूरी के 1/4 से भी कम हैं, शायद 8वें हिस्से से भी कम। टेसा ने आह भरी। ओफेलिया ने सिर हिलाया। ये सच है, लेकिन यह ऐसा ही है और हम वापस आने के लिए किसी भी तरह की निर्धारित समय सीमा के तहत नहीं हैं। दाना ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराई क्योंकि उसे एहसास हुआ। आप जानते हैं, यह अकादमी में शुरू होने के बाद से हमारी छुट्टी के सबसे करीब है। हम अपनी गति से यात्रा कर सकते हैं और हमें इसके अलावा कोई नहीं बता सकता। हमें कुछ ऐसा करना पड़ सकता है जो अंततः रेड ड्रैगन को खुश करे, लेकिन हम एक रास्ता खोज सकते हैं, मुझे यकीन है। ओफेलिया मुस्कुराए। देवताओं के पास ये सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि हमारे पास सही विकल्प चुनने का अवसर हो। यह शायद एक लाल झंडा है, लेकिन शायद ये फिर से प्यारे अनाथ होंगे। लॉर्ड्स हंसा। अनाथों के साथ हमारी किस्मत अच्छी है। ऐसा लगता है कि छोटे जीव हमारी ओर आकर्षित होते हैं। टेसा ने ओफेलिया को देखकर मुस्कुराया और लॉर्ड्स ने उन पर अपनी जीभ निकाली। मेरा मतलब यह नहीं था, और आप ये जानते हैं। वह जितना चाहे विरोध कर सकती थी, लेकिन वह छोटे जीवों में से एक थी। क्या हमारे रास्ते में कोई प्रमुख स्थल चिन्ह है? काल ने टेसा के हाथों में नक्शे की ओर इशारा करते हुए पूछा। कुछ नहीं, हम सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं और नदी के उत्तर पूर्व की ओर मुड़ने के साथ उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सड़क पर चलने वाले लोगों से केवल 100 किलोमीटर दूर ही जाएंगे। लेकिन अगर हम सच्चे पूर्व से थोड़ा दक्षिण की ओर जाते हैं तो हम काफ़ी समय तक सड़क पर चलते रहेंगे। अगर रास्ते में और भी घटनाएं होती हैं तो ये सुरक्षित हो सकता है, लेकिन ड्रैगन के अनुसार सड़क मार्ग सुरक्षित मार्ग है। जब हम फिर से सड़क पर पहुंचेंगे तो हमें तय करना होगा कि हम दक्षिण पूर्व की ओर चलें या बीस्टिकन नेशन के करीब पहुंचने के लिए 1000 किलोमीटर तक क्रॉस कंट्री जाएं। काल ने नक्शे पर बिना किसी चिन्हित जनसंख्या केंद्रों के विशाल अंतराल को देखकर भौहें सिकुड़ीं।
ये समझ में नहीं आता कि वहाँ कोई भी नहीं रहता है, लेकिन अगर कोई स्थापित सड़कें नहीं होती तो दिव्य बीस्ट नेशन ने शायद इसे भरने की जहमत नहीं उठाई होती। अध्याय 508 अपनी इच्छाओं की कल्पना करें। पास में किसी राक्षस के न होने पर राय की रात की निगरानी निराशाजनक रूप से घटनाहीन थी। लेकिन घटनाहीनता काल के लिए अच्छी थी, क्योंकि इससे उसे अपने कौशल का अध्ययन करने और उन्हें संयोजित करने के तरीकों पर विचार करने का समय मिला, जिससे एक पूरी तरह से नई क्षमता बन सकती थी। ट्रोलिश रीजनरेशन और सीमित अभेद्यता ने मिलकर शून्य शरीर बनाया था। कौशल ने मूल रूप से दोनों के सर्वश्रेष्ठ को थोड़ा अधिक शक्ति के साथ संयोजित किया, जबकि उन्हें एक निष्क्रिय कौशल के रूप में रखा। ये वास्तव में वह नहीं था जिसकी काल उम्मीद कर रहा था। यह एक बिल्कुल अविश्वसनीय कौशल था, लेकिन उसे उन्हें एक ऐसी क्षमता में संयोजित करने में सक्षम होना चाहिए जो दोनों कौशलों को सक्रिय रखने से बेहतर हो, जो वह वैसे भी कर रहा था। हालांकि कोई भी अन्य कौशल इतना संगत नहीं लग रहा था। काल ने अपने विकल्पों पर विचार किया, और जबकि ऐसा लग रहा था कि वह अपने कुछ हमले कौशलों को संयोजित करने में सक्षम हो सकता है, उसकी कल्पना उसे विफल कर रही थी कि उन्हें कौशल और कौशल के संयोजन से बेहतर बनाने के लिए उन्हें कैसे संयोजित किया जाए। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि प्राप्त करना इतना कठिन कौशल इस सीमा तक सीमित हो सकता है। यह आक्रामक या रक्षात्मक कौशल वृक्षों पर उपलब्ध नहीं था, इसलिए इसमें और भी कुछ होना चाहिए था। शायद बात यह थी कि असंगत कौशलों को एक साथ काम करने के लिए कुछ नया और अभिनव करने की कोशिश की जाए। शायद आपको बस ये सोचने की ज़रूरत है कि हम में से प्रत्येक से कुछ कैसे एक साथ काम करवाएं। आप कौशल की कल्पना कर सकते हैं, इसलिए बस कल्पना करें कि हम सभी एक मंत्र पर एक साथ काम कर रहे हैं। रेमी ने सुझाव दिया। वह वास्तव में सबसे अधिक प्रतिभा और नए कौशल बनाने में सफल थी। उसने अब तक 2 अलग अलग प्रकार के टोटेम बनाए थे, और उसने किसी और की तुलना में कई तरह के कौशल सीखे थे। बस सांप के जादू को कम बुरा बनाओ और वहां से आगे बढ़ो, हॉक ने सुझाव दिया। काल पक्षी की अपने तत्व के प्रति वफादारी पर हंसा और रैमी की उन्नति से एक साझा कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जिसे उसने अभी तक आजमाया नहीं था। चक्रवात ने पानी का एक भंवर बनाया जो रक्षात्मक चक्रवात के समान था, जिसका उपयोग नागा शमन बॉस ने किया था। हॉक चाहेगा कि यह कम बुरा हो, इसलिए काल ने तत्व को अग्नि में बदलने पर ध्यान केंद्रित किया। हॉक के लिए एक ज्वलंत बवंडर अधिक स्वीकार्य था, भले ही यह मूल चक्रवात से बेहतर न हो। सूप, कैरा ने चिल्लाया, जिससे वे सभी चौंक गए। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? काल ने पूछा। दोपहर के भोजन का समय भी नहीं हुआ था और हॉक जिस ड्रेक लैग को भून रहा था वह अभी तैयार नहीं था। आप जानते हैं सूप, जब तक यह अच्छा ना हो जाए तब तक बर्तन में सामान डालते रहें। आपके पास एक ज्वलंत चक्रवात है, लेकिन अगर आप राय से पृथ्वी अवरोध और नलिफाई का एक डैश जोड़ते हैं। काल को विचार पूरा करने देने के लिए शून्य बेजर चुप हो गया। काल ने इसके बारे में सोचा और यह अच्छा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि अगर उन्होंने शारीरिक हित के लिए शटर को जोड़ा जिससे कंपन से अतिरिक्त क्षति हुई, फिर फ्लेमिंग साइक्लोन में अर्थ शील्ड को घुमाया और बचाव को तोड़ने में मदद करने के लिए नुलिफाई का एक स्पर्श दिया, तो वे कुछ कर सकते थे। सिद्धांत रूप में यह एक बढ़िया अवधारणा थी, इस तथ्य को छोड़कर कि काल नुलिफाई का उपयोग नहीं कर सकता था। व्यवहार में साइक्लोन में अर्थ शील्ड को जोड़ने की कोशिश करना एक दर्द था और वह केवल छोटे पत्थरों को जोड़ने के लिए राय के बोल्डर टॉस का उपयोग करने में असमर्थ था। हालांकि अगर उन्होंने श्रेड को जोड़ा तो घूमता हुआ भंवर सकारात्मक रूप से घृणित हो गया। व्यवहार में साइक्लोन में अर्थ शील्ड को जोड़ने की कोशिश करना एक दर्द था और वह केवल छोटे पत्थरों को जोड़ने के लिए राय के बोल्डर टॉस का उपयोग करने में असमर्थ था। हालांकि अगर उन्होंने श्रेड को जोड़ा तो घूमता हुआ भंवर सकारात्मक रूप से घृणित हो गया। लेकिन इसे अभी भी थोड़ा और चाहिए था और बोन क्रशर ने इस स्थिति में नुलिफाई को बदलने का बढ़िया काम किया, क्योंकि इसने कवच को बाईपास कर दिया। यह उनकी सुरक्षा को नहीं तोड़ेगा, लेकिन नुकसान का एक हिस्सा उन्हें बाईपास करना एक शानदार शुरुआत थी। काल ने दोपहर का अधिकांश समय इसे एक साथ काम करने की कोशिश में बिताया। वह इसे अपने दिमाग में बना सकता था, लेकिन यह अस्थिर था और इसमें कुछ कमी थी। चेन लाइटनिंग, यही वह चीज़ थी जो इसमें कमी थी। लाइटनिंग इसके चारों ओर चक्कर लगाएगी, अपने साथ श्रेड और बोन क्रशर को ले जाएगी, जबकि मंत्र की दोहराव वाली प्रकृति जादू के तत्वों की गड़बड़ी को स्थिर करने में मदद करेगी। उसके दिमाग में यह एक बढ़िया मंत्र था। इसने प्रत्येक घटक का केवल एक अंश ही प्राप्त किया, लेकिन राय और कारा नए अंतिम कौशल से बाहर रहने से नाखुश थे। हालांकि विघटन इस मंत्र के साथ विलीन नहीं होने वाला था। पहले से ही बहुत कुछ चल रहा था। हमें इसे हॉक और रैमी कॉम्बो बनाना पड़ सकता है। मैंने पहले ही इस सूप में बहुत कुछ डाल दिया है और मुझे नहीं लगता कि यह स्थिर होने वाला है। अगर मैं और आगे बढ़ गया तो मैं बस चीज़ों को गड़बड़ कर दूंगा। काल ने शाम को रुकने की तैयारी करते हुए आह भरी। कम से कम एक बार कोशिश करके तो देखो कि क्या तुम कम दुष्ट चक्रवात बना सकते हो। हॉक ने विनती की। तुम पूरे दिन अपने दिमाग में खोए रहे। क्या तुमने कोई खोज की?
दाना ने उसके कंधे पर झुकते हुए पूछा। वह पूरे दिन वहां थी और काल इतना व्यस्त था कि उसने शायद ही ध्यान दिया हो। मैं ऑर्थोस से प्राप्त स्किल मर्ज क्षमता का उपयोग करके कुछ साझा कौशल को उच्च ग्रेड कौशल में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जितना लगता है उससे कहीं अधिक कठिन है और कौशल मुझे ये संकेत नहीं देना चाहता कि क्या काम कर सकता है। काल ने आह भरी। आप कितने आगे हैं? दाना ने उत्तर दिया। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे पास एक उन्नत चक्रवात है, लेकिन पानी के बजाय अग्नि तत्व है। सिद्धांत रूप में ये बहुत अधिक शक्तिशाली होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह बिल्कुल भी काम करेगा या नहीं। लोर्ड्स ने अपना सिर उसके दूसरे कंधे पर टिकाया। क्या हम कोई शो देखने जा रहे हैं? मैं देखना चाहता हूं कि आप एक बनाए गए कौशल का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बढ़िया है। क्या इसका मतलब यह है कि अगर आप पर्याप्त अलग अलग चीज़ें सीखते हैं तो आप हमलों का एक नया सेट बना सकते हैं? मुझे लगता है कि यह सच हो सकता है। अगर मेरे पास स्किल मास्टर क्षमता का अगला चरण होता तो जानवर स्वाभाविक रूप से अपने कौशल को नए कौशल में विकसित करने में सक्षम होते जो आधार से संबंधित होते, जैसे कि श्रेड एक विकसित रैंड है। काल ने समझाया। एकल उपयोग संस्करण के माध्यम से उन्हें अनंत बिजली मिली थी और वह एक कौशल अकेले थोर को रक्षात्मक समर्थन के रूप में सशक्त कहने के लिए पर्याप्त था। ठीक है, देखते हैं कि आपके पास क्या है। बस इसे वहां डालें। अगर यह गलत हो जाता है तो हम फंसना नहीं चाहते हैं। लोर्ड्स ने जोर दिया क्योंकि थोर ने वैगन को एक बड़े बोल्डर के बगल में रोक दिया जो आज रात उनकी विंड ब्रेक होगी। काल ने जमीन पर पहुंचते ही ठहाका लगाया। ठीक है, इसके लिए कुछ अतिरिक्त जगह की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए मैं कुछ दूरी पर जाऊंगा। काल वैगन से 50 मीटर दूर चला गया, बस सुरक्षित रहने के लिए। ये किसी भी आकस्मिक मिसफायर की सीमा से परे होना चाहिए, खासकर जब वह इसे वैगन से दूर भी डाल रहा था। काल ने नए साइक्लोन पर ध्यान केंद्रित किया, फिर उन सभी मंत्रों को सक्रिय किया जिन्हें इसे काम करने के लिए संयोजित करने की आवश्यकता होगी। यह एक बहुत बड़ी ऊर्जा का उपयोग था, लेकिन मंत्र ने वैसा ही प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया जैसा उसने कल्पना की थी। साइक्लोन आग था, इसे श्रेड और चेन लाइटनिंग से ऊर्जा मिली थी, लेकिन जब उसने बोन क्रशर जोड़ने की कोशिश की तो यह अस्थिर आग के झोंके में गायब हो गया। ठीक है, ये पूछना बहुत ज्यादा हो सकता है। मुझे इसे फिर से आजमाने दें। काल ने 4 मीटर लंबे साइक्लोन को फिर से बनाना शुरू किया ताकि उसका स्वरूप बना रहे और फिर उसने फाड़ने वाले नुकसान के लिए श्रेड को सक्रिय किया और फिर चेन लाइटनिंग को। ये काफी स्थिर था, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ था, इसलिए काल ने संतुलन को ठीक करना शुरू कर दिया। अगर वह थकने से पहले इसे सही कर पाता तो यह एक बड़ी जीत होती। मंत्र स्थिर होने लगा, लेकिन मन की लागत अभी भी एक साथ 4 मंत्रों के बराबर थी। ये वास्तव में कोई सुधार नहीं था, लेकिन कम से कम प्रभाव सही लग रहा था। फिर अचानक बिजली भंवर से निकली और मुख्य चक्रवात से 10 मीटर दूर एक पृथ्वी माउस से टकराए। प्रभाव स्थल पर मंत्र का एक छोटा संस्करण बना जो काल के इनपुट या नियंत्रण के बिना अपने आप भटक गया। फिर एक और चेन लाइटनिंग चाप ने एक छिपे हुए प्राणी को मारा और दूसरा 2 मीटर लंबा भंवर बना जो घास के माध्यम से भटक रहा था। काल लगभग गिर गया क्योंकि ऊर्जा की एक नाड़ी उससे खींची गई और 1 दर्जन से अधिक छोटे भंवर बने, 1 मीटर लंबे और द्वितीयक भंवरों से फैलते हुए। भाई हॉक, ये शानदार है। कैरा ने सांस ली, मुश्किल से इतनी जोर से कि काल अपने विचारों में सुन सके। हॉक ने अपनी आंख से आंसू पोंछे। ये सुंदर है। नया साझा कौशल सीखा, हेलस्टॉर्म। रैमी द्वारा प्रयोग करने योग्य। उपयोग करने योग्य हॉक उस नए कौशल के साथ केवल एक समस्या थी। उन्होंने घास की आग लगा दी थी। रैमी, क्या आप इसे हमारे लिए बुझाना चाहेंगे? आपको और हॉक को आपके नए मंत्र के लिए बधाई। अध्याय 509। ये काम कर गया। थंडरस्टॉर्म ने घास की आग को जल्दी से बुझा दिया और काल ने राहत की सांस ली कि कौशल निर्माण प्रक्रिया वास्तव में काम कर गई थी। ये बिल्कुल हास्यास्पद है। ये क्यों विभाजित हो रहा था? क्या इसे ऐसा करना चाहिए? दाना ने पूछा। पृथ्वी चूहे थे। मंत्र ने इसे स्थिर करने के लिए चेन लाइटनिंग का उपयोग किया, लेकिन इससे ये पास के लक्ष्यों की ओर बढ़ गया। मुझे लगता है कि यह कुल मिलाकर एक सफलता है। सिस्टम ने इसे एपिक ग्रेड कौशल या कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगर ऊर्जा लागत उचित है तो यह मेरे पास सबसे शक्तिशाली क्षेत्र हमले मंत्रों में से एक होना चाहिए। काल ने समझाया। ठीक है, ये हॉक को खुश करेगा। वैसे भी रुको, वह इसका उपयोग कर सकता है ना? काल दाना के चेहरे पर घबराहट भरी नज़र देखकर मुस्कुराया। हाँ, वह इसका उपयोग कर सकता है। रैमी भी कर सकता है। ओफेलिया हंसने लगी और हर कोई ये देखने के लिए मुड़ा कि इतना मनोरंजक क्या था। मैं अब इसे देख सकता हूँ। युद्ध के मैदान में हर जगह बवंडर चलाओ। हर बार जब वे किसी चीज़ के बहुत करीब पहुँचते हैं तो बेतरतीब ढंग से दोहराते हैं। ये पूरी तरह से अराजकता होगी। कहीं भी सुरक्षित नहीं होगा और हम सहयोगियों के साथ काम भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें चेहरे पर आग के चक्रवात का खतरा होगा। यह अब तक का सबसे महान और सबसे भयानक मंत्र है। ये घास को भी नहीं छोड़ता।
जब आप एक सामान्य अग्नि जादू मंत्र डालते हैं तो ये तब तक जमीन को लक्षित नहीं करता है जब तक कि यह वास्तव में लक्ष्य को आग नहीं लगा देता है, लेकिन वे चीजें भटकते समय एक जला हुआ रास्ता छोड़ती हैं। उसने हंसी के बीच समझाया, मुझे लक्ष्यीकरण के साथ थोड़ा अभ्यास करने की आवश्यकता हो सकती है। काल ने स्वीकार किया, लेकिन क्या आप अतिरिक्त लोगों को भी नियंत्रित कर सकते हैं? आपने जो पहला बनाया था वह एक स्थान पर बैठा था, लेकिन बाकी नहीं। मामूली तकनीकी कठिनाई, लेकिन यह एक प्रभावी समूह युद्ध मंत्र है। इसके अलावा अगर कोई अतिरिक्त लक्ष्य नहीं है तो मैं दुश्मन के ऊपर भंवर बना सकता हूं और उन्हें बाहर निकलने के लिए लड़ सकता हूं। टेसा ने अपना सिर हिलाया और वैगन और उनके बगल में बड़े पत्थर के बीच एक रेशमी चादर लटकाना शुरू कर दिया ताकि वह नीचे एक अग्निकुंड स्थापित कर सके। ऐसा नहीं लग रहा था कि आज रात स्वाभाविक रूप से बारिश होने वाली थी, लेकिन तार प्रकाश को अंदर ही रखेगा अगर कोई देख रहा हो। लोट्स ने क्षेत्र को गर्म करने के लिए जलाऊ लकड़ी उगाई, जबकि ओफेलिया और दाना ने शाम के लिए झूला जाल बिछाए। क्या किसी और ने भी देखा है कि यहाँ की हवा में अजीब सी गंध आ रही है? ऐसा लगता है कि कुछ सड़ा हुआ है, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि यह कहाँ से आ रहा है। लोट्स ने कैंप फायर जलाना समाप्त करते हुए पूछा। काल ने हवा को सूंघा, और हाँ, सड़ी हुई वनस्पति की कुछ गंध थी, लेकिन ये किसी भी जंगल क्षेत्र के लिए सामान्य था। सामान्य से अलग कुछ नहीं। क्या आपको लगता है कि यह आखिरी राक्षस पौन से पहले की अजीब सी भावना जैसा कुछ हो सकता है? काल ने पूछा। टेसा ने भौहें सिकोड़ी। हो सकता है। पिछली बार अजीबोगरीब एहसास तुम्हें ही हुआ था, या कम से कम तुम्हें ही हुआ था। आज रात लोट्स है, शायद हमें जल्दी सो जाना चाहिए और हमले की स्थिति में आधी रात को जागने की तैयारी कर लेनी चाहिए। यह शायद एक अच्छा विचार है। अगर आधी रात को कुछ नहीं दिखाई देता है तो ये भोर में हो सकता है, या यह अगली रात हो सकता है। ओकहैम्पिंग के आसपास का इलाका राक्षस के पैदा होने से पहले कई दिनों तक गलत लगता था, काल ने समझाया। उस रात सभी लोग कवच पहनकर सोए, जिससे काल को बहुत निराशा हुई। चेन मेल के धेलेदार सूट के साथ झूला साझा करने का क्या मतलब था? भले ही यह राय द्वारा दाना के लिए बनाए गए आउटफिट के नर्म रेशम से ढका हुआ था, कवच के साथ लिपटना अभी भी मजेदार नहीं था। राय ने आधी रात से ठीक पहले काल को मानसिक रूप से झकझोरा ताकि अगर कुछ हो रहा हो तो वह सबसे पहले जाग जाए। काल ने दूसरों को जगाया और वे वैगन में लेट गए, राय से समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो सबसे दूर से दुश्मन को देख पाएंगे। काल ने गर्मी के संकेतों के लिए दूरी पर नजर रखते हुए प्रतीक्षा की। उन्होंने आधे घंटे तक देखा और काल आराम करने वाला था जब दूरी में हलचल ने उसका ध्यान खींचा। हालांकि इसने गर्मी का संकेत नहीं दिया, यह जमीन और पेड़ों के समान तापमान था, लेकिन ये हिल रहा था और थोड़ी ऊंचाई से और भी अधिक चलती हुई वस्तुएं दिखाई दे रही थीं। हमें दूरी में गति है, लेकिन वे ठंडे खून वाले लगते हैं। वे गर्मी का संकेत नहीं दे रहे हैं। मैं उन्हें सिर्फ इकोलोकेशन से देख रहा हूँ। चलते समय वे जो शोर मचाते हैं उससे उन्हें पहचानना काफ़ी आसान है। तो एक सरीसृप प्रजाति, या संभवतः कुछ अप्रत्याशित, टेसा ने फुसफुसाया। सरीसृप सबसे अच्छा विकल्प होंगे। कम से कम काल को इस बात का अच्छा अंदाजा था कि उनसे कैसे निपटना है। लेकिन ज्यादातर सरीसृप जो उनके सामने आए थे, कम से कम राक्षस प्रजातियां, गर्म खून वाले थे। यहाँ तक कि नाग, जो सांप जैसे दिखते थे, गर्म खून वाले थे। दूरी पर हलचल के साथ सभी लोग हमले की तैयारी के लिए बिस्तर से उठ गए। यहाँ तक कि हॉक से विरासत में मिली कम रोशनी की दृष्टि भी उस दूरी पर काम नहीं आई। वे लंबी घास में बस अस्पष्ट आकृतियां थीं, क्योंकि हॉक की रात की दृष्टि रंग दृष्टि नहीं थी। लेकिन वे द्विपाद थे और मनुष्यों से ज्यादा बड़े नहीं थे। हालांकि जैसे जैसे वे थोड़ा करीब आए, विवरण चुनना आसान हो गया। हालांकि ये काल को यह निर्धारित करने में मदद नहीं कर रहा था कि खतरे का स्तर क्या था। वहां छिपकली और कुछ दानव, मनुष्य और अन्य लोग बस लक्ष्यहीन रूप से घूम रहे थे। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। वे सभी आसपास के पौधों की तरह ठंडे हैं, लेकिन वे मनुष्यों, ओर्क और अन्य राक्षसों की तरह दिखते हैं। काल ने फुसफुसाया। और अधिक कीचड़ वाले राक्षस। वे शायद उन चीज़ों की नकल कर रहे हैं जो उन्होंने हाल ही में देखी हैं, टेसा ने सुझाव दिया। यह एक संभावना है, या ये किसी प्रकार का भूत हो सकता है। उनके पास आंतरिक तापमान नहीं होता है, लेकिन वे बहुत अधिक असामान्य हैं, ओफेलिया ने जोड़ा। दाना ने अंधेरे में चारों ओर देखा, आग की रोशनी के दायरे से परे कुछ भी देखने में असमर्थ। एक और चीज़ है जो वे हो सकते हैं, उसने फुसफुसाया। मरे हुए। काल ने विभिन्न प्रजातियों को देखा, जिस तरह से उनमें एक दूसरे के लिए कोई दुश्मनी या इकट्ठा होने की कोई इच्छा नहीं थी। इस तथ्य के साथ कि वे आधी रात को ही दिखाई दिए थे, लेकिन कुछ भी करने के लिए कोई सक्रिय कार्रवाई नहीं की, लेकिन धीरे धीरे यादृच्छिक दिशाओं में चले गए, और यह एक हॉरर फिल्म के सेट की तरह लग रहा था। ये निश्चित रूप से कहना बहुत जल्दी था, लेकिन अगर वे ज़ोंबी स्पॉन में फंस गए थे तो उन्हें अब आश्चर्य नहीं होगा।
अकादमी में शामिल होने के बाद से उन्हें पर्याप्त असामान्य गतिविधि का सामना करना पड़ा था, इसलिए वह संभावना के दायरे से बाहर कुछ भी नहीं डाल रहा था। भले ही उन्हें प्रभारी लोगों द्वारा बताया गया हो कि ऐसा नहीं होगा। आग जलकर राख हो गई थी, लेकिन जीवों के लिए इसे महसूस करना आसान नहीं था, क्योंकि वे प्रकाश को अंदर रखने के लिए तिरपाल से घिरे हुए थे। मुझे चट्टान के दूसरी तरफ की जांच करनी है और सुनिश्चित करना है कि कोई भी चीज़ हमारे ऊपर छिपकर न आ रही हो। फिर हम इस बात की योजना बनाना शुरू कर सकते हैं कि हम जिस भी स्पॉन में फंसे हैं उससे कैसे निपटें। काल ने फुसफुसाया, अंधेरे में लड़ना बेकार है। ओफेलिया ने आह भरी, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम प्रकाश बना सकते हैं। यह अंधेरे में गलती करने का जोखिम उठाने से बेहतर है। मैं कुछ सेकंड में वापस आ जाऊंगा। काल उस क्षेत्र का पता लगाने के लिए चट्टान के चारों ओर घूम गया। अगर कोई राक्षस इतना नज़दीक होता कि वह वास्तविक खतरा बन जाता तो राय को अब तक उसका आभास हो जाता, लेकिन काल अपनी आंखों से देखना चाहता था, इसलिए उसे स्थिति का स्पष्ट अंदाजा था। दूरी पर बिना किसी ऊष्मा संकेत के एक जैसे सैकड़ों राक्षस और मनुष्य थे जो अंधेरे में लक्ष्यहीन रूप से भटक रहे थे। कम से कम इस बार उनके समूह के ठीक ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उन्हें आज रात ज्यादा नींद नहीं आने वाली थी, लेकिन वे तत्काल खतरे में नहीं थे। अध्याय 510 हिंसा की आवाज़। अंधेरे से युद्ध की आवाज़ काल के संवेदनशील कानों तक पहुंची, साथ ही नागा योद्धाओं तक भी। यह इतनी धीमी थी कि थोर इसे सुन नहीं पाया, लेकिन राय ने होश संभाला और गड़बड़ी का स्रोत खोजने की कोशिश की। यह नज़र से ओझल था और काल को जल्दी ही एहसास हो गया कि किसी ने शिविर लगाने के लिए एक नीची जगह ढूंढ ली है जहां सुबह उन्हें दूर से नहीं देखा जा सकेगा। ये सिर्फ एक बड़ी चट्टान के बगल में शिविर लगाने से कहीं बेहतर विचार था, लेकिन अगर उनकी लड़ाई इतनी तीव्र थी कि इसे किलोमीटर दूर से सुना जा सकता था तो उन्हें सहायता की आवश्यकता हो सकती थी। लेकिन ज्यादा ज़रूरी बात यह थी कि युद्ध की आवाज़ उस क्षेत्र के सभी प्राणियों का ध्यान खींच रही थी। एक बार जब वे उद्देश्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने लगे तो इसने और भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया, और जल्द ही काल द्वारा पहचाने जाने वाले सभी प्राणी एक ही दिशा में जा रहे थे। अगर वे आगे नहीं बढ़ते तो कुछ उनके शिविर से होकर गुजर जाते, और उनमें से सैकड़ों थे। ठीक है, ये ठीक नहीं है। जो भी दूर से लड़ रहा है उसने 5 किलोमीटर के भीतर हर प्राणी का ध्यान आकर्षित कर लिया है, और वे सभी उसी ओर जा रहे हैं। उनमें से कुछ हमारे ठीक बगल से गुजरेंगे, और इसका मतलब है कि लड़ाई होगी। लेकिन लड़ाई का मतलब है कि उनमें से ज़्यादातर हमारी ओर मुड़ेंगे। मुझे लगता है कि संख्या में ताकत के दृष्टिकोण के लिए जाना सबसे अच्छा हो सकता है, काल ने समझाया। टेसा ने जवाब देते हुए भौहें से कुड़ी। तो लड़ाई की ओर बढ़ो और उम्मीद करो कि जो भी वहाँ है वह जो भी पैदा हुआ है उससे ज़्यादा दोस्ताना है। खैर, स्पॉन के साथ हमारे अनुभव को देखते हुए इसे हासिल करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्या हम अभी भी जानते हैं कि दुश्मन कौन है? काल ने अपना सिर हिलाया। बस हमारे अलग अलग सिद्धांत हैं, लेकिन हम उनके पास पहुंचने पर पता लगा लेंगे। हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। पहले से ही राक्षस इस ओर बढ़ रहे हैं, राय ने उसे याद दिलाया। ठीक है, जल्दी से सामान पैक करो और चलो चलते हैं। मैं लड़ाई फैलने से पहले जितना संभव हो उतना करीब पहुंचना चाहता हूँ, काल ने जोर दिया। उन्हें केवल 2 चादरें पैक करनी थीं जो कैंप फायर को छिपा रही थीं, फिर वे आगे बढ़ने के लिए तैयार थे जितनी तेज़ी से थोर वैगन को जोखिम में डाले बिना जा सकता था। काल वैगन के साथ साथ दौड़ता रहा, जबकि राय थोर को सबसे अच्छे मार्गों के बारे में अपडेट करती रही। राक्षस तेज नहीं थे और वे वास्तव में उनके सामने वाले लोगों को पकड़ रहे थे, इसलिए काल ने थोर को थोड़ा धीमा करने का आदेश दिया। वे वास्तव में लड़ाई में शामिल होने से पहले जितना संभव हो उतना करीब पहुंचेंगे। वह पहले से ही आवाज़ें सुन सकता था और वे आम भाषा बोल रहे थे, इसलिए कम से कम रक्षक पागल नहीं थे। कंधे से कंधा मिलाकर अपनी स्थिति को घेरे में रखें और ज़मीन से इतना दूर न जाएं कि वे आपके नीचे और रिंग के अंदर आ सकें। एक पुरुष की आवाज़ चिल्ला रही थी। ब्लेड की आवाज़ और मंत्रों की चमकती रोशनी अब दिखाई दे रही थी। जो कोई भी वहां था उनके पास जादू के उपयोगकर्ता थे। इसका मतलब था कि यह किसानों का एक यादृच्छिक समूह नहीं था, क्योंकि मिनोटोर के पास कोई भी जादू करने वाला नहीं था जिसके बारे में काल जानता हो। उनके पास बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति की सीमा यही थी। इमली, अपनी ऑफ हैंड ब्लेड तकनीक पर ध्यान दो। तुम बाईं ओर धीमी हो। नरक का तूफान। रेमी ने काल के मन में खुशी मनाई और उनके दाईं ओर आग की एक विशाल फनल बन गई, जहां हमलावरों का एक घना झुंड इकट्ठा हो गया था। वहां एक छोटा पत्थर का किनारा था, लेकिन किसी कारण से वे उस पर चढ़ नहीं रहे थे, बस उसके खिलाफ ढेर लगा रहे थे या इधर उधर जा रहे थे। लेकिन जब प्रकाश ने उनकी विशेषताओं को रोशन किया तो काल को पता था कि आज का दिन बहुत खराब होने वाला है। हर चेहरा सड़ गया था, आंखें मौत में चमक रही थीं, क्योंकि ज़ॉम्बी की भीड़ जीवन के संकेतों की ओर बढ़ रही थी। मरे हुए लोग बेरहम थे। एकमात्र विकल्प उन सभी को मारना या भाग जाना था, लेकिन वे दोनों समूहों के चारों ओर थे, इसलिए भागना कोई विकल्प नहीं था। यह क्या बकवास है?
आवाज चिल्लाए, इसलिए वे इतने करीब थे कि वे आग देख सकते थे। व्यापारी दल आपके स्थान पर आ रहा है। काल ने चिल्लाते हुए कई ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने लामिया को वैगन के चारों ओर नागा योद्धाओं से जुड़ने के लिए बुलाया और राय ने थोर के लिए रास्ता साफ करने में मदद करने के लिए अपने गोलेम को बुलाया। काल ने जीवों के झुंड को काटने के लिए रैंड का इस्तेमाल किया, फिर महसूस किया कि ऊपरी हिस्से हिलते रहे। सिर को कुचलना या उन्हें जला देना सबसे अच्छा विकल्प था। इसलिए उसने अपना धनुष निकाला और भीड़ पर चेन लाइटनिंग उन्नत तीर चलाना शुरू कर दिया। उनमें से ज्यादातर जागृत और आरोही थे, लेकिन भीड़ में कुछ ज्यादा ताकतवर भी थे। काल उन्हें वहां महसूस कर सकता था, लेकिन ये बताना असंभव था कि उनमें से कौन सा इतना घनी तरह से भरा हुआ था। मंत्रों का स्रोत तब नजर आया जब जमीन नीचे गिर गई और एक सूखे खोदे गए तालाब की तरह दिखने लगी, जिसे किसान अपने मवेशियों के लिए बनाते हैं। ये लगभग 10 मीटर गुना 20 मीटर का एक अंडाकार था और केवल 5 मीटर गहरा था। हालांकि रक्षक सभी इंसान थे जिन्होंने स्पेलब्लेड कबीले के काले कपड़े पहने हुए थे। वे एक बहादुर बचाव कर रहे थे और ज़ॉम्बी के शव ढेर होने लगे थे। मकड़ी पर हमला मत करो, यह एक दोस्ताना है, कोई चिल्ला रहा था और काल ने राहत की सांस ली। बुद्धिमान सहयोगी होना अच्छा था। काल ने अपने बाएं तरफ दूसरा हेलस्टॉम्प शुरू किया, जो रैमी के दाएं तरफ सक्रिय रखे हुए एक से मेल खाता था। साथ ही 1 दर्जन से अधिक छोटे ज्वलंत चक्रवात भी थे। वे भीड़ में भटक रहे थे, लाशों को जला रहे थे। कमजोर वाले सेकंड में जलकर राख हो गए, लेकिन छोटे चक्रवात रॉयल रैंक के नहीं थे। वे सिकुड़ते हुए एक रैंक से नीचे चले गए, पहले कमांडर फिर आरोही रैंक पर। काल ने अपने भंवर को भटकने दिया, जंजीरों में जकड़े भंवरों को भीड़ में फैला दिया, लेकिन ये कहीं भी पर्याप्त नहीं था। राय की सहायता और काल के तीरों से वे वैगन को डगआउट स्थिति में धकेलने में कामयाब रहे, जहां स्पेलब्लेड ने उन्हें जाने दिया। ओफेलिया और डाना रक्षात्मक रेखा में शामिल होने के लिए नीचे कूद गए, जबकि टेसा और लोड्स ने रक्षकों के लिए पवित्र मंत्र लाने का काम किया। थोर के पास पहले से ही सुरक्षा का चक्र सक्रिय था और उसने अपने जादू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जल्दी से समूह पर अनंत बिजली फैला दी। काल ने गोल्डन मास्क वाले रॉयल रैंक स्पेलब्लेड की ओर सिर हिलाया क्योंकि वह अपने हेलस्टॉम्प भंवर को फिर से लगाने के लिए सकल के किनारे पर रुका था। रेमी ने भी ऐसा ही किया, पहाड़ी की चोटी पर काल के सामने अपना स्पेलब्लेड रखा क्योंकि वह लड़ाई में शामिल होने के लिए बाहर आई थी। हॉक ने उड़ान भरने और क्षेत्र पर बमबारी करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में मंत्रों से प्रकाश का उपयोग किया, जबकि कैरा लड़ने लायक कुछ खोजने के लिए भीड़ में भटक गई। उसके पास एक अवरोध था और वह वैसे भी कम रैंक के हमलों से लगभग प्रतिरक्षित थी, इसलिए काल उसके बारे में इतना चिंतित नहीं था जब तक कि वह बहुत दूर नहीं चली गई। अधिकांश स्पेलब्लेड आरोही रैंक के थे, जिनमें 4 कमांडर और एक राजकुमार उनका नेतृत्व कर रहे थे। 30 लोगों की टीम के लिए यह एक बहुत ही सामान्य समूह संरचना थी, लेकिन इस भीड़ के खिलाफ वे अंततः खुद को थका देंगे। यहाँ थोर का होना बहुत मददगार होगा, क्योंकि उसकी बाधा सभी की सहनशक्ति, स्वास्थ्य और मन को तरोताजा कर देगी। ब्लेड कौशल परिचित लग रहे थे और काल जल्दी से अपनी भूमिका में आ गया और विजलाइन तक पहुंचने वाले ज़ॉम्बी को मारने लगा, अपने तीरों के साथ न्यूनतम शक्ति का उपयोग कर रहा था ताकि उसे हेलस्टॉम्प को नीचे न गिराना पड़े, जो कि पूरा होने और एक कौशल के रूप में सीखने के बाद भी गहन मन था।